और ठीक है उस और एक सेकंड ना, अब इतनी तकरीर की मेरी भी कमी। हाँ, ठीक है। यार। जी खुदा की जी सर कसम सर सर शमसुद्दीन, सर, सर। मैं तुम्हारी बात सुनना भी एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना, वो एक हौसला है। हौसला है। बेवकूफाना बातें सुनना, हौसला रखना चाहिए भाई। कभी कभार आपको आपको ऐसे कम पढ़े लिखे लोग भी टकराएंगे जो ऐसी बातें भी करेंगे। नहीं, मैं कम पढ़े लिखे लोगों से मुझे कोई मसला नहीं, कोई कम पढ़ा लिखा नहीं होता। हाँ। मैं हूं ना आपके मुकाबले पे, इसलिए कह नहीं, रहा हूँ। हाँ मैं खैर, आप बताएं, बताएं चाह रहा हूँ कि ईरान इसराइल जंग का पस मंजर, मौजूदा हालात या सूरत हाल और पेश मंजर। क्योंकि आपका अपना और बुनियादी मौजू जो है तालीम का, वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है। और उसके बाद आप जो है, आपका मुतालिया बहुत वसी है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं माशाल्लाह से। हम जब यूनिवर्सिटी में आपसे मिले तो उस वक्त से मुतासरीन शोज़ब अस्करी में हम शामिल हैं, और अभी तक मुतासरीन, हमें अपने मुतासरीन से निकालेंगे जब आपका मुतालिया और ये चीज़ें कम हो जाएंगी ना, फिर हम आपसे ये मुतासरीन से इंशाल्लाह निकल जाएंगे। और इस पूरे मामले पे मशरिक़ वस्ता पे आपकी ज़ाती दिलचस्पी है, और एक तरक्की पसंद दानश्वर होने के नाते, यानी एक ईरान परस्त होना या खुमैनी के नजरिया से मुतफिक होकर, या महज एक मुसलमान जज्बाती नहीं, यानी आप एक तरक्की पसंद दानश्वर मुफक्किर होने के नाते, जो हमारे यहाँ तरक्की पसंदों का शुरू से एक मौक़िफ़ था कि इसराइल जालिम रियासत है और फ़लस्तीनी मजलूम है, उस हवाले से जो आपके जज्बात और एहसासात है, उसका हमें बखूबी ज़ाती तौर पर भी अंदाज़ा है। और गुज़श्ता जो हमने गुफ्तगुएं की थी उसमें तो खुल के वो आपके जज्बात आए, और कुछ लोगों ने आपको पर तंज हो गए। तो भाई कुछ मामला इंसान जज्बाती होता है और होना बनता भी है। तो खैर, तो इसलिए अब मेरी ये कोशिश होगी ना कि मैं इस मसले को जड़ से समझूं। बहुत कुछ सोशल मीडिया पे हमारे यहाँ तो माशाल्लाह से सारे जो है ना दिफाई और जंगी माहिरीन बने हुए हैं, ठीक है ना। अस्करी माहिरीन का पूरा, आपका नाम तो है ही अस्करी, लेकिन यहाँ पर बेशुमार अस्करी माहिरीन की बात बात की बोलियां हैं, और गलत बयानियां, झूठ सच सब मिक्स हो चुका हुआ है। तो बहुत सारे तरक्की पसंद कुछ लोग, लिबरल्स कुछ लोग, शदीद मजहबी कुछ लोग, शदीद मसलकी तासुब के कुछ लोग। मेरा शुक्र यह है कि मैं नजीबुल अतराफ होकर चीजें देखता पढ़ता हूँ और बयान करने की कोशिश करता हूँ। नजीबुल तरफेन एक चीज होती है, हमने नजीबुल अतराफ की एक इस्तेलाह वजह की है। तो उसमें मैं ये नहीं देखता हूँ कि लिखने वाला कौन है, हम ये देखते क्या है। तो उसमें मैं कट्टर जो एक ईरान से या ईरान से नहीं, शीयत से नफरत करने वालों को भी देखा, और फिर शियाओं में खुद जो खुमैनियत के या ईरानी निज़ाम विलायत फ़कीह के मुखालिफिन, उनको भी मैं पढ़ता रहता हूँ। इस मौजूदा सूरत हाल में भी उनका नुक्ता नज़र बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक दौर में सिपाही साहबा का शियों के हवाले से था, तो इन शियों का जो है वो ईरान और उसकी पॉलिसी और इसके निज़ाम के हवाले से। तो ये एक इस तरह की हमारे यहाँ बंटवारा हो गया। तो वो आप जी हाँ, इसमें एक पहलू ये होता है कि आप इस सारे पीसफुल प्लांट से बम भी बना सकते हैं। आप, हम सबके तो घरों में अब सिरके मौजूद है। एक सेकंड, हम सबके घरों में सिरका मौजूद होता है एक किचन इसी में। पे मेरा दूसरा सवाल ये था कि दुनिया की बड़ी ताकतें इसराइल के पुष्ट पर खड़ी हैं। इस वक्त तक इस ईरान जो है वो तने तनहा है, ठीक है। मतलब किसी आलिमी ताकत से भी अभी उसके साथ वो हाथ नहीं मिला है। पाकिस्तान के बारे में पता नहीं, सोशल मीडिया ही खबरें गर्दिश कर रही है, वो मुझे नहीं नो पता नो, उसकी क्या कल मैंने, हकीकत है। हाँ। शमसुद्दीन, ये बात यहीं तक तो पता, मिडल ईस्ट आई ने और टीआरटी ने और यानी शफक ने, जितने भी मशरिक वस्ता के बड़े बड़े वो मीडिया एजेंसियां हैं, उन्होंने पाकिस्तान के वजीर दिफा का बयान ऐसे ऐसे करके शाया किया है कि पाकिस्तान ने कहा है कि हम ईरान के पीछे लगे, ऐसे तो ना हाँ कि हम। हाँ, मैं इसीलिए, मैंने इसीलिए चला आपने इसको वो कर दिया। तो मैं ये फरमा रहा था कि इस मामले में अभी तक आप ये गुजारिश कर रहे थे, मैं फरमा रहा था। ठीक है चलो, हम दोनों ही फरमा रहे थे। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि भाई जब आलमी ताकतें भी उसके पुष्ट पे हैं, और उसके साथ साथ उसका अपना दिफाई निजाम और ये सारा, और फिर वो जो पूरा बफर जोन ईरान ने अपने उसने बनाया था इतने साल की इन्वेस्टमेंट करके, पूरी पट्टी, उस पूरी पट्टी को भी पिछले एक साल के अंदर माशाल्लाह से आप लोगों की जो इसराइल को फतह करने और फलस्तीन को आज़ाद करने की जो तहरीक ने, उस पूरे पट्टी को भी ईरान के हाथ से निकाल के बाहर कर दिया, ठीक है। इराक से लेकर वहां तक, लुबनान हाँ तक। हाँ, अच्छा, वो जो तो जिसको हाँ, शिया हिलाल कहते हैं, शिया हिलाल। जी 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 जी, महवर मुकावमत का और फलाना और ढिमकाना, जो जज्बाती बातें होती थी। तो अब मैं समझना ही चाह रहा हूँ ना कि यार उसके मुकाबले पे इसराइल ईरान का कि जो क्या कहना चाहिए, टेक्नोलॉजी के मैदान में ईरान पीछे है ये सारी चीजों में। तो भाई इसके बाद भी ये चंद मिसाइल जो उस वक्त नहीं पहुंच पा रहे थे जब आप फलस्तीन का आसिया लड़ रहे थे, और अब जब आपके मुल्क पे हमला हुआ तो अब आपकी फलस मिसाइल माशाल्लाह न सिर्फ वहां पहुंच रहे बल्कि बीच के वो तमाम ममालिक को करास करके पहुंच रहे, ठीक है। जिन ममालिक के बारे में आप लोगों का या जो ईरान के हामी लोग हैं, ये जो हमारे उस तरह सोचने वालों सबको ये ख्याल है कि ये सारे गद्दारान हैं, मुस्लिम इस्लाम है, और इनकी वजह से ये सारी इसराइल की जो मिसाइल और जहाज वगैरह सारा क्रॉस करके ईरान तक पहुंच गया। तो इन मिसाइलों के ना रुकने की या ना रोक सकने की कोई मादी तोजी आपके पास है, या हमारे मजहबी लोगों की तरफ कहेंगे नहीं ये इमाम जमाना की मदद से और खुदा कायनात ने जो है वहां से बैठ कर इसको वो किया, क्या तोजी इसकी, क्यों नहीं रोक पाए? इसकी तोजी उसने ये दी थी ना कि वो नाद अली पढ़ के आया था ना। अब यहाँ जो बच्चा अहमदाबाद में, उसका नहीं पता उसने क्या पढ़ा, खैर ये बिल्कुल, उसने ये ओम आपको जय याद है। जगदीश उसने ओम जय जगदीश पढ़ा होगा जी। बस इसीलिए तो हम कहते हैं नमस्ते, सत श्री अकाल, खुदावन की सलामती हो, शोलोम। सूरत हाल में सबसे एक तो ये सूरत हाल है, दूसरा फिर ईरान गुजश्ता 30-35 साल से प्रॉक्सी जंग करके इसराइल का उसने जीना हराम किया हुआ है, ठीक है ना। और उसकी पूरी ख्वाहिश और कोशिश हमेशा ये रही कि जंग हम बाहर ही लड़ेंगे, बाहर के लोग मरे खपे जलील हो,
अपाहिज हो, बच्चे यतीम हो, औरतें बेवा हो जाए, बाढ़ में जाए, भाई हम तो अपने मकासद कुछ है उसको हासिल करना है। उसके इन्होंने पूरी पट्टी बिछाई इराक से लेकर लुबनान तक, और हर वक्त इन्होंने उन दहशतगर्द तंजीमों को, या जिनको आप हुर्रियत पसंद कहे, जो भी आप नाम दे, उनकी हमेशा उन्होंने पुष्टपनाही की। किसके खिलाफ? इसराइल के खिलाफ। तो इस सूरत हाल में भी आप यही भाषण हमें देंगे बहसीत एक नौजवान तरक्की पसंद दानश्वर के, जो अभी आपने हमें दिया है? इसराइल तो भाई हमला करेगा तो उसके लिए जवाब है ना, हर सूरत में जवाब है उसके पास। देखना सऊदी अरब पे हमला नहीं कर रहे, वो मिस्र पे नहीं कर रहे, दूसरे मुल्क क्या तुर्की पे नहीं, क्यों? उधर ठीक है वो सब भी इसके खिलाफ है, चलो मिस्र और तुर्की ने तो तस्लीम किया हुआ है, लेकिन उन मुल्कों की तरफ से उसको ये पता है भाई इनके बयानात के हद तक ये इनकी बात है, न ये किसी प्रॉक्सी जंग का हिस्सा है, न यहाँ पर हमारे पर हमला करने वाले हमास और हिजबुल्लाह और हौसियों के यमनी हौसी, इनमें से किसी को ये ममालिक पाल नहीं रहे, तो उनकी तरफ उन पे वो हमला नहीं कर रहे। मौका एक मुल्क आपने उसको खत्म करके इसराइली फलस्तीनी रियासत को कायम करना है, या जहां तक आलमी कवानीन ने मान लिया उसको वहां तक महदूद करना है, तो उस सूरत में फिर फलस्तीन इसराइल क्या करे आप बताओ? बिल्कुल जायज उसका हमला है, वो बिल्कुल जो जो उसके ऊपर हमलावर हो जब से इसराइल टाइम है उस वक्त से वो अपनी दिफा की लड़ाई लड़ हाँ रहे हाँ, भाई। मैं ये क्या कह हो रहा हूँ गया कि आपको? आप आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुदावन की आप सब पर सलामती हो। आज मैं अपने बहुत ही मोहतरम दोस्त, साहिब इल्म व दानिश, नौजवान दानिश्वर, उस्ताद मोहतरम जनाब शोजब अस्करी साहिब के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और शोजब साहिब के साथ, जैसे आप अहबाब ने बहुत पसंद किया था जब हमने उनके साथ फ़लस्तीन के मामले पर बहुत तफसीली नशिस्तें की थी, और बहुत मैंने इस्तिफादा किया, आप अहबाब ने भी। तो अब जो ईरान और इसराइल जंग शुरू हुई है, तो हमने अपने दोस्त से दरख्वास्त की भाई इस पे हमें भी कुछ टाइम दे, आप सारे बड़े बड़े चैनल्स को टाइम दे रहे हैं, तो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें भी याद रखा और इस पे टाइम निकाल के दिया। तो मैं बुनियादी तौर पर ये बात करना चाह रहा हूँ कि ईरान इसराइल जंग का पस मंज़र, मौजूदा हालात या सूरत हाल और पेश मंज़र। और चूंकि हमारा चैनल का जो थीम कहे या इसका जो मनहज है और इसका जो तरीका है वो ये है कि सिर्फ मौजूदा सूरत हाल पर महज एक तजिया या वो नहीं, हम थोड़ा सा पूरी एक मबानी और उसकी बुनियादों को भी समझने की कोशिश करते हैं, जो भी मसला या जिस मौजूद में बात होती है। तो इसलिए ये गुफ्तगू हस्बे मामूल थोड़ी सी तवील भी हो सकती है, और लेकिन तवील होने के साथ ये बहुत इंशाल्लाह मुफीद गुफ्तगू होगी। तो जनाब अस्करी साहब, नवाजिश भाई, आपने हमें दोबारा टाइम दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। चाहे तो जी मैं शुक्रिया साहब, आपका आपका सबसे जी पहले बहुत शुक्रिया, आपने इस लायक समझा। और जाहिर है ये मौजू बहुत अहम है, ये वक्त बहुत नाजुक है, और ये मौजू हम सब लोगों के बहुत करीब है, जो भी आलिंगाने पाकिस्तान है। हम ईरान के साथ 900 किलोमीटर से जायद सरहद जो है वो हमारी सरहद साझी है। और अगर बंदर अब्बास पर हमले हो रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि इसराइली जहाज़ों की रीच पाकिस्तान की जो सरहदें हैं उसके बहुत करीब आ चुकी हैं। तो लिहाजा एक एक तशवीश का और फिक्र का पहलू पाकिस्तानियों को है। और फिर पाकिस्तानियों की एक जज्बाती वाबस्तगी भी है, एक बड़ी तादाद पाकिस्तान में ऐसी है जो ईरान को अपने लिए बहुत करीब रूहानी मुकाम तस्वुर करती है। तो मेरी तरफ से भी आप वो क्या कहते हैं उसे दाद व तहसीन का मुस्तहिक हैं कि आपने इस मौजू को समझा जाए, इस बात को अहम समझा। बहुत शुक्रिया। अच्छा शहजाद, चूंकि आपका अपना बुनियादी मौजू जो है तालीम का वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, और उसके बाद आप जो है आपका मुतालिया बहुत वसी है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। माशाल्लाह से हम जब यूनिवर्सिटी में आपसे मिले तो उस वक्त से मुतासरीन शोज़ब अस्करी में हम शामिल हैं, और अभी तक मुतासरीन में। और पता नहीं कब आप हमें अपने मुतासरीन से निकालेंगे, जब आपका मुतालिया और ये चीज़ें कम हो जाएंगी ना, फिर हम आपसे ये मुतासरीन से इंशाल्लाह निकल जाएंगे। और इस पूरे मामले पे मशरिक वस्ता पे आपकी ज़ाती दिलचस्पी है, और एक तरक्की पसंद दानश्वर होने के नाते, यानी एक ईरान परस्त होना या खुमैनी के नज़रियात से मुतफिक होके, या महज एक मुसलमान जज्बाती नहीं, यानी आप एक तरक्की पसंद दानश्वर मुफक्किर होने के नाते, जो हमारे यहाँ तरक्की पसंदों का शुरू से एक मौक़िफ़ था कि इसराइल जालिम रियासत है और फ़लस्तीनी मजलूम है, उस हवाले से जो आपके जज्बात और एहसासात है उसका हमें बखूबी ज़ाती तौर पर भी अंदाज़ा है। और गुज़श्ता जो हमने गुफ्तगुएं की थी उसमें तो खुल के वो आपके जज्बात आए, और कुछ लोगों ने आपको पर तंज भी किया कि बहुत जज्बाती हो गए। तो भाई कुछ मामलात इंसान जज्बाती होता है और होना बनता भी है। तो खैर, तो इसलिए अब मेरी ये कोशिश होगी ना कि मैं इस मसले को जड़ से समझूं। बहुत कुछ सोशल मीडिया पे हमारे यहाँ तो माशाल्लाह से सारे जो है ना दिफाई और जंगी माहिरीन बने हुए हैं, ठीक है ना।
अस्करी माहिरीन का पूरा, आपका नाम तो है ही अस्करी, लेकिन यहाँ पर बेशुमार अस्करी माहिरीन की बात बात की बोलियां हैं, और गलत बयानियां, झूठ, सच सब मिक्स हो चुका हुआ है। तो बहुत सारे तरक्की पसंद, कुछ लोग लिबरल्स, कुछ लोग शदीद मजहबी, कुछ लोग शदीद मसलकी तासुब के, कुछ लोग, मेरा शुक्र ये है कि मैं नजीबुल अतराफ होके चीजें देखता पढ़ता हूँ और बयान करने की कोशिश करता हूँ। नजीबुल तरफेन एक चीज होती है, हमने नजीबुल अतराफ की एक इस्तेलाह वजह की है। तो उसमें मैं ये नहीं देखता हूँ कि लिखने वाला कौन है, हम ये देखते क्या है। तो उसमें मैंने कट्टर जो एक ईरान से या ईरान से नहीं, शियत से नफरत करने वालों को भी देखा, और फिर शियाओं में खुद जो खुमैनियत के या ईरानी निज़ाम विलायत फ़कीह के मुखालिफिन, उनको भी मैं पढ़ता रहता हूँ। इस मौजूदा सूरत हाल में भी उनका नुक्ता नज़र बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक दौर में सिपाही साहबा का शियों के हवाले से था, तो इन शियों का जो है वो ईरान और उसकी पॉलिसी और इसके निज़ाम के हवाले से। तो ये एक इस तरह की हमारे यहाँ बंटवारा है। तो वो सारा कुछ, और फिर आपकी कुछ गुफ्तगू जो आपने अहमद दरानी साहब के साथ की, और बाकी जो इस पे अल जजीरा की कुछ प्रोग्राम वगैरह, ये चीज़ें देखने के बाद मैं कुछ ऐसे हो सकते बीच में मेरे कुछ सख्त ऐसे सवालात आपसे हो जाएं, और जो देखने वालों को ये लगे कि भाई ये बंदा किसी एक मुल्क का या किसी निज़ाम का कोई दुश्मन है, तो ये मैं तफहीम मसले के लिए मैं, मेरी कोशिश होगी कि मैं इस तरह से वो कर दूं। ठीक है सर? तो ये मैंने कहा कि थोड़ा सा पस मंजर। तो मैं सबसे पहले बात यहाँ शुरू करूंगा ना कि हम जब इसराइल और ईरान की लड़ाई को देखते हैं, तो इनकलाब ईरान से पहले का जो ईरान था, उसका इसराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे मेरे ख्याल से, ठीक है, और उनका कोई मसला नहीं था। लेकिन उससे पहले अरबों की 4 जंगें इसराइल के साथ हो चुकी थी, और फलस्तीन के कजिए पर हो चुकी। फिर खुमैनी साहब आते हैं इनकलाब के बाद, और ये पूरा एक नया सिस्टम आता है। तो उसके बाद इन दोनों में बुनियादी कशीदगी क्या था, बुनियादी मसला क्या था, महज फलस्तीन का मसला था या कुछ और भी? ये थोड़ा सा आप हमें इसका पस मंजर बता दें, इन दो मुल्कों का भी बता दें। बहुत शुक्रिया। आपका सवाल बहुत उम्दा है, लेकिन मेरी राय में अगर हम इसे बजाय इसके कि 1979 से शुरू करें, हम इसे हालात हाजरा से पीछे की बाज गश्त समझते जाएंगे। अभी जैसा। फिलहाल, हाँ, फिलहाल सूरत हाल ये है कि आज इतवार की दोपहर के 12 बजे हैं, और कल रात बच्चे किधर? ईरानी मिसाइलों ने इसराइल के साहिली शहर हाइफा को निशाना बनाया है। हाइफा में इसराइल की एनर्जी इंस्टॉलेशंस हैं, तवानाई के जखायर, ऑयल रिफाइनरी या ऑयल डिपो या गैस या जो भी उनके जराए तवानाई हैं, वो हाइफा में वहाँ स्टोर्ड हैं। हम्म। और उस जो तनसीब है उसको निशाना बनाया गया है, और वहाँ आग भड़क उठी है। तेल अवीव में, जो कि इसराइल का एक क्या कहते हैं उसे, एक्टिव कैपिटल है, वही माना कि बहुत से ममालिक बैतुल मुकद्दस को इसराइल का दारुल तस्वुर नहीं करते, तो उनकी ढेर सारे वो ममालिक जिनके इसराइल के साथ सिफारती तल्लुकात हैं, उनकी अम्बेसियां या उनके सफारत खाने तेल अवीव में। फिर। लेकिन इसराइल की गवर्नमेंट मशीनरी तेल अवीव में भी है और बैतुल मुकद्दस में भी है। तो बैतुल ये। मुकद्दस को निशाना बनाया जा रहा है, जो मगरबी बैतुल मुकद्दस जहाँ इसराइल के सरकारी दफातर हैं, और तेल अवीव को निशाना बनाया गया और हाइफा को निशाना बनाया गया। बड़े पैमाने अच्छा। पर तबाही हुई है रात को इसराइल में, और दर्जन के लगभग लोग मारे जा चुके हैं, और चंद सौ के ये जो लगभग मार लोग जख्मी हैं। ये लोग मारे गए जख्मी हैं, और सिविलियन है? लोग मारे गए हैं। इसराइल ने 4 दिन पहले पाबंदी लगा दी है कि इसराइल के अंदर जो मीडिया काम कर रहे हैं और जो सहाफी काम कर रहे हैं, वो इस जंग की फौजी तनसीबात या फौजी नुकसानात या फौजी जो कार्रवाइयां हैं उसके बारे में खबर नहीं देंगे। सो इसराइल में इस वक्त मीडिया ब्लैकआउट है। ठीक। इसराइल से फौजी नौयत की खबरें नशर करना, उस पर पाबंदी है। तो हमें नहीं पता कि हमारे पास या तो सोशल मीडिया पर फैली हुई वो वीडियोज हैं, या अल जजीरा के जो सहाफ़ी अम्मान में हैं, और वो इसराइल ने बैन किया है अल जजीरा को वहां से रिपोर्ट करने से, तो जो वो वहां से रिपोर्टिंग कर रही हैं, या जो बीबीसी और सीएनएन और दीगर आज़ाद जराए मगरब की आज़ाद से मुराद ये है कि जिनका तनाज़े में, अगेन उनका तनाज़े में भी ताल्लुक है। खैर, तो मतलब खबरों को ये नहीं कहा जा सकता कि जी ये बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल मनोवन वो हो रहा है जो कुछ हो रहा है। तो जितनी ठीक। मालूमात खबरों के संसर से गुजर कर हम तक पहुंच रही हैं, उसके मुताबिक रात को हाइफा शहर पर हमला हुआ है, तेल अवीव पर हमला हुआ है। और ये हमले जो कल रात को हुए हैं, ये जवाब है इसराइल की बमबारी की
क्योंकि कल इसराइल ने तेहरान में जो गैस रिफाइनरी है उसको निशाना बनाया है। इसराइल ने दुनिया की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी ईरान में थी, जो आधी ईरान में और आधी कतर में है, और वो खलीज फारस में कतर के करीब है, तो वहां उसको तबाह किया है। इसराइल ने अबादान में ऑयल रिफाइनरी को हिट किया है। खलीज फारस में बंदर अब्बास इसराइल की बहुत बड़ी बंदरगाह है, और वहाँ इसराइल ईरानी बंदर अब्बास ईरान की बहुत बड़ी बंदरगाह है खलीज फारस में, और वहाँ ईरानी नेवी का हेडक्वार्टर है। उसको वहाँ बमबारी किया है, उसको तबाह किया है, जुजवी तौर पर तबाह किया है, मुकम्मल नहीं पता, लेकिन वो भी निशाना बना है। तो इसराइल ने कल दिन भर ईरान पे बमबारी की, और फिर उससे जो रात गुजरी, हफ्ते की रात, उस रात ईरान ने पहली दफा मिसाइल फायर किए थे, जिसके नतीजे में तल अवीव शहर का मरकजी हिस्सा तबाह हो गया था। वो तस्वीरें आप देखें तो आपको लगता है कि आप गजा की तस्वीरें देख रहे हैं। इस कदर तबाही हुई है जहां जहां ईरानी मिसाइलों ने हिट किया। और उससे पहले जाहिर है जुमे की सुबह को ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के नाम से जो इसराइल ने जो हमले शुरू किए थे ईरान पर, जो कि जाहिर है एक किस्म की वो ईरान के लिए अचानक थे, सरप्राइज था, क्योंकि ईरान और अमेरिका के दरमियान अम्मान की सालसी में ये एटमी मामले पर मुज़ाकरात चल रहे हैं। और आज इतवार है, आज उनकी छठी मुलाकात होनी थी, जो जाहिर है इस जंग के नतीजे में कैंसिल कर दी गई है। तो ये पिछले 2-3 का मंजरनामा है, 2-3 दिन का मंजरनामा है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ये हमले आखिर क्यों किए, इसराइल ने ईरान पर ये हमले क्यों किए। तो एक बात है कि इसराइल ये कहता है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए नहीं है, और ईरान एटम बम बना रहा है, और अगर हमने ईरान को अब ना रोका तो ईरान एटमी धमाका करेगा, और हम मशरिक वस्ता में किसी ऐसी फौजी या रियासती ताकत के पास एटम बम नहीं देख सकते जो इसराइल के वजूद को या वजूद के हक को तस्लीम नहीं करता। तो वो ईरान का एलानिया बयान है कि हम मशरिक वस्ता में नाजायज इसराइल के वजूद के हक को तस्लीम नहीं करते। नहीं कर। और ये ईरान का एलानिया बयान है कि हम एटम बम नहीं बना रहे। इसराइल का ईरान के खिलाफ ये इल्जाम कि ईरान एटम बम बना रहा है, ये 1991 में शुरू हुआ था कि अगले 2 साल में ईरान एटम बम बना लेगा। फिर 93 में उन्होंने कहा कि 1 साल में बना लेगा। तो ये दर्जनों दफा इस तरह की अल्टीमेटम जो है वो हम देख चुके हैं। मुझे याद है 2019 में वो नेतन्याहू ने कहा था कि 6 महीने रह गए हैं। फिर उससे अगले साल वो एक तस्वीर लेकर आए थे जिसमें एक घड़ा सा बना हुआ था, और उसके आगे उसका दहाना, तो उन्होंने कहा था 90% ईरान वो पहुंच गया है और अब बस 10% रह गया है। पिछले 4-5 सालों में हम हर 6 महीने के बाद ईरान एटम बम बना लेगा, जबकि ईरान मुसलसल ये कहता है कि एटम बम बनाना ईरान के स्ट्रेटेजिक अहदाफ में शामिल नहीं। जाहिर है ना अमेरिका इस चीज को मानता है, और ना इसराइल इस चीज को मानता है, ना यूरोपीय इत्तेहादी जो अमेरिका और इसराइल के हैं वो इस चीज को मानते हैं। अलबत्ता इसके बिलअक्स जो आलमी एजेंसी है आई ए ये ए बात। हाँ, वियना में, उनका ये मानना है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम किसी हद तक मशकूक है, क्योंकि ईरान जो है वो जरूरत से ज्यादा यूरेनियम अफजूदा करता है वगैरह वगैरह। तो इस सारे मामले को लेकर ईरान और अमेरिका और दीगर 5 आलमी ताकतों के मुज़ाकरात 2008-9 में शुरू हुए ओबामा के जमाने में, और 6-7 साल की एक्सटेंसिव डिप्लोमेसी के बाद 2015 में JCPO के नाम से वो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन टू डील ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम साइन हो गए। और वो मुहायदा 3 साल तक चला, जब तक कि सदर ट्रंप नहीं आ गए, और सदर ट्रंप ने अपनी जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन है उसका ये ऐलान किया था कि हम हुकूमत में आए तो हम अमेरिका को ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील है उससे निकाल लें, क्योंकि इस न्यूक्लियर डील की सबसे बड़ी मुखालफत इसराइल यानी नेतन्याहू ने कर रखी थी, और वो ये कहते थे कि डील नहीं करनी चाहिए, बल्कि ईरान के एटमी प्रोग्राम को बमबारी करके तबाह कर देना चाहिए। ये सलाहियत इसराइल के पास है नहीं कि वो अमेरिका की मदद और मंशा के बगैर ये कर गुजरे। मतलब इसराइल को महज हमला करने के लिए ईरान पर भी रास्ते में 2 दफा रिफ्यूलिंग की, अपने जहाजों के अंदर तेल भरने की जरूरत होती है, क्योंकि वो 1200-1300 किलोमीटर से भी ज्यादा का फासला है। तो ये जंगी जहाजों के लिए मुमकिन नहीं कि वो बगैर रिफ्यूलिंग के जाएं और एक ही जश्न में ईरान पर बमबारी करके वापस आ जाएं। तो ये सारी चीजें इसराइल के पास मौजूद नहीं थी। अभी भी इसराइल के पास वो बम और वो बमबार तैयारे मौजूद नहीं है जो ईरान की एटमी तनसीबात को सफ़े हस्ती से मिटा दे। ये जो कुछ भी पिछले 48 घंटों से ज्यादा में इसराइल ने किया है,
ये वो तमाम मकामात तबाह किए गए हैं जो सरफेस पर हैं, जो सतह जमीन के ऊपर हैं, उन तनसीबात को तबाह किया गया है। और जितनी भी हसास तनसीबात ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से तामीर कर रखी हैं, उनमें से अक्सरियत जेर जमीन है और अक्सरियत इसराइल के बमों की रीच से बाहर है। तो अगर इसराइल ने वो तबाह करनी है तो अमेरिका के B-52, B-52 बमबार तैयारे, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जो अमेरिका के हैं, उन्हें आना पड़ेगा। और उन्हें वो 55,000 टन TNT वाले जो मदर ऑफ ऑल बम्स जो उन्होंने इधर गिराए, ये अफगानिस्तान में तोरा बोरों के हम्म। पहाड़ों पर जो उन्होंने बम, वो बम उन्हें गिराने पड़ेंगे, तब जाकर कहीं वो एटमी लेबार्टरियां और तनसीबात तबाह उस जमीन में नीचे 800 मीटर, यानी लगभग जमीन के अंदर 1 किलोमीटर तक डीप जाकर वो तामीरात की गई। तो वो मुमकिन नहीं है, लेकिन जाहिर है कि एक सिलसिला शुरू किया है इसराइल ने, और जिसका बुनियादी मकसद ये है कि अमेरिका इस तनाज़े में आए। और अमेरिका, नेतन्याहू की पूरी कोशिश है कि लड़ाई इस नोयत में फैले कि अमरीकी इस जंग में कूदें, और फिर वो जो मिशन नेतन्याहू ने शुरू किया है, हम्म। वो मिशन जो है वो अमरीका पूरा करे। अभी तक हम देख रहे हैं कि ईरान ने अमरीका को धमकी दे रखी है कि हम आपके खत्ते में आपके जो मफादात हैं, तनसीबात हैं, जो मकामात हैं, हमको निशाना बनाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले अमेरिका से खबरें आ रही थी कि अमेरिका की फौज की 285वीं सालगिरह है। उस मौके पर तकरीर करते हुए सदर ट्रंप ने यह कहा है कि अगर ईरान ने हमारे फौजियों को और हमारे लोगों को और हमारे मफादात को निशाना बनाया, तो ईरान के खिलाफ ऐसी फौजी कार्रवाई की जाएगी जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। ये है हाल का मंजरनामा। इस मंजरनामे में ईरान के एटमी प्रोग्राम को आप एक बहाना समझिए। दरअसल इसराइल के लिए सबसे खतरनाक चीज ईरान का एटमी प्रोग्राम है। इसराइल के लिए सबसे खतरनाक चीज है ईरान के हथियारों का इसराइल तक पहुंच सकने की सलाहियत होनी, और वो है हम्म। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स। हमने पिछले साल जून में और फिर उसके बाद अक्टूबर में ये देखा कि ईरान के मिसाइल इसराइल के अंदर गए, और वो निहायत दुरुस्तगी से जिन मकामात पर मार करने के लिए उन्हें छोड़ा गया था, वो रस्ते में उर्दन की फजाइया और उर्दन के दिफाई निजाम से लड़के, यानी अगर इसराइल ईरान ने 100 मिसाइल छोड़े थे तो उनकी औसत कि वो कितने पहुंचते हैं वो 5 से 10% होते हैं। यानी अगर उन्होंने 100 बिलास्टिक मिसाइल मारे तो 90 से 95 मिसाइल रास्ते में रोके। किस किस ने? उर्दन, बर्तानिया, फ्रांस, अमेरिका, इसराइल। और फिर इसराइल के अंदर एरो 3, एरो 2, एरो 1, डेविड स्लिंग, आयरन डोम, अमेरिका के पैट्रियट और थर्ड मिसाइल। यानी कि वो 6 से 7 तहें, लेयर्स, तह को क्रॉस करके जो रास्ते में उनको रोक रही है, फिर जाके इसराइल पे मार करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब दुनिया की सबसे सुपर ताकत टेक्नोलॉजी के हवाले से अमेरिका किसी ऐसे मुल्क के दिफा के लिए मरकूज किए हुए हो अपनी तमाम तर कुव्वत, जिसका रकबा महज 21,000 मुरब्बा मील, याद रखिए पाकिस्तान 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर है, और ईरान 17,50,000 मुरब्बा किलोमीटर है। ईरान का साइज जर्मनी और फ्रांस की, मतलब ईरान एक किस्म से पूरा बर्रे आजम, इतना बड़ा मुल्क। तो इसराइल का आबादी तो कम है। साइज अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी से भी छोटा है। ठीक। हाँ। तो साइज के लिहाज से तो इतनी छोटी सी सरजमीन की हिफाजत के लिए दुनिया की सुपर ताकतें अपनी तमाम तर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एयर डिफेंस सिस्टम, अमेरिका ने जो डिफेंस सिस्टम अपने मुल्क में अपनी तनसीबात के लिए नाफिज किया है, बनाया है, वो सारे का सारा इसराइल के पास अवेलेबल है। और यूरोपियन यूनियन की सैटेलाइट्स और अमेरिका की सैटेलाइट्स 24 घंटे लाइव मालूमात जो कुछ ईरान में ग्राउंड पर हो रहा है वो इसराइल को फराहम कर रहे हैं। इसके बावजूद हमने देखा गुज़िश्ता साल भी जब 2 दफा इसराइल और ईरान के दरमियान मिसाइलों का तबादला हुआ, दोनों दफा ईरानी मिसाइल इसराइल में जिन तनसीबात को निशाना बनाना था उन तक पहुंचे। नुकसान कितना हुआ ये वल्लाह आलम, हमें नहीं मालूम। लेकिन हम परसों रात को भी जब ईरान ने मिसाइल मारे तो भी वो पहुंचे, और कल रात को जब मिसाइल मारे तो भी वो पहुंचे। परसों रात को उन्होंने तिल अबीब में इसराइल के डिफेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया, और वो निशाना बना। फॉक्स न्यूज हम्म। का नुमाइंदा उस
इमारत के सामने खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहा था, तो वो इसराइली फौजी आते हैं और वो उसको कहते हैं कि तुम यहाँ से पीछे हट जाओ, ये इजाजत नहीं है यहाँ से बात करने की। तो हमने देखा कि ईरान के मिसाइलों ने इसराइल के फौजी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया, और कल जब ईरान की तवानाई तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा था, तो सब लोग कह रहे थे कि आज रात इसराइल की तवानाई तंसीबात निशाना बनेगी, और वो हमने देखा कि रात को बन गई, तस्वीरें आ गई हैं, सारी दुनिया ने उसको रिपोर्ट कर दिया। तो अगेन ये सब कुछ हो रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया। आपने तफसील से ये चीजें बताई। अच्छा, इसके सब तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब ये बात तो मुबरहन और वाजी है, लेकिन मैंने कहा फिर आप जैसे किसी से इसकी दोबारा तस्दीक भी होना चाहिए कि ईरान और इसराइल में असल जो मसला है वो यही है कि ईरान उसको तस्लीम ही नहीं करता, जैसे पाकिस्तान ने या बाकी मुल्कों ने भी नहीं किया हुआ, काफी सारे मुसलमान मुल्कों ने। लेकिन उसके साथ साथ ईरान जो है वो इसराइल के बारे में उसका मौकफ ये कि एक नाजायज रियासत है मशरिक वस्ता के बीच में, और गासिब रियासत है, ठीक। और उसका बुनियादी जो मसला कहें या बुनियादी जो वजह है वो जाहिर से मसले फ़लस्तीन ही है। वरना ईरान को क्या उससे, ना उसकी सरहद मिलती है, हम्म। ना उनका आपस में कोई और चक्कर बिल्कुल है। बिल्कुल। तो असल बिल्कुल। मसला जो है वो मसला फ़लस्तीन है, जिसकी वजह से इसराइल और अमेरिका में बहुत सख्त दुश्मनी है इनकलाब के बाद की जो ईरान है। और उसके अंदर जैसे हमने तफसील से बात की कि बाकी मुसलमान मुल्क और फिर अरब की जो सारी पट्टी है, उन्होंने भी इसको हल करने के लिए काफी लड़ाइयाँ मड़ाइयाँ की। 4 जंगों को आपने बहुत तफसील से बताया था, और उसमें शिकस्त जो है वो हम मुसलसल इन अरबों को हुई, और इसराइल को कोई शिकस्त नहीं हुई, बल्कि उसने अपने रकबे को मजीद शायद बढ़ाया, ठीक है। तो ये है बुनियादी वजह। अच्छा, अब आपने जो तवील गुफ्तगू फरमाई है, इसके अंदर एक तो आपने ये बताया कि भाई, मैं इसमें से 2-3 सवाल आपसे करना चाहता हूँ। पहला, आपने ये कहा कि जैसे ईरान का अपना मौकफ ये है कि एटम बम बनाना उसने, ईरान कहता है, हमारे अहदाफ में शामिल नहीं है। तो आप बस बतौर माहिर उमूर मशरिक वस्ता इन चीज़ों पर गहरी निगाह रखते हैं, क्या हकीकत में भी ऐसा ही आपको लगता है, या इसके अंदर आपको गलत बयानी का उनसर नजर आता है? देखिए शमसुद्दीन, अगर एटम बम ईरान के अहदाफ में होता, अब तक ईरान एटम बम बना चुका होता। जैसा कि हमें इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू हर साल सितंबर में यूनाइटेड नेशंस में जो वो तकरीर करते हैं सालाना, उसमें वो बताते हैं कि 6 महीने बाद आप देखेंगे ईरान एटम बम बना लेगा, 1 साल बाद आप देखेंगे ईरान एटम बम बना लेगा। तो अगर ईरान ने एटम बम बनाना होता और उसका धमाका करना होता, तो वो अब तक कर चुका होता। सही। दूसरा, अगर ईरान एटम बम बना रहा होता, तो आलमी एजेंसी जो न्यूक्लियर मामलात पर निगाह रखती है, वो ये कहती है कि ईरान एटम बम बना रहे हैं। अगर ईरान एटम बम बना रहा होता, तो अमेरिका और दीगर आलमी ताकतें, रूस, चीन, जो जो इस सारे तनाजे में हैं, वो भी कोई सबूत लेकर आती हैं। और अगर ईरान एटम बम बना रहा होता, तो वो साल 2015 में ओबामा की इंतजामिया के साथ और दुनिया की 6 आलमी ताकतों के साथ जौहरी मुआहदा क्यों करता, और वो जौहरी मुआहदा बिल्कुल 30 सालों के लिए ईरान के एटमी प्रोग्राम को, अभी तो ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस जो न्यूक्लियर बम बनाने में वो इस्तेमाल होते हैं, जो चीज उसकी इस्तेदाद 60 से 90 तक पहुंच गई है, वो तो उसको तो गिराकर 6 पर लेकर आना था। यानी एक हम साइंस के तालिब इल्म नहीं है, हम बज़ाहिर सादा अल्फाज में देखते हैं कि एटम बम बनाने के लिए कोई सेंट्रीफ्यूजेस नामी कोई चीज होती है, जिनका जिनकी सलाहियत का 90 से ऊपर होना जरूरी है, तब आप यूरेनियम इनरिचमेंट करते हैं और उसके नतीजे में एटम बम बना सकते हैं। जौहरी मुआहदा 2015 में हुआ, ईरान पर से माशी पाबंदियां बतदरीज हटाई जानी थी, और बदले में ईरान ने अपनी न्यूक्लियर ताकतों को सारी दुनिया के लिए खोल देना था। और ये मुआहदा 3 साढ़े 3 साल चला। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 3.5 साल यूनाइटेड नेशंस और IEAEA और चाइना और रूस और अमेरिका और इन सब के इंस्पेक्टरों की मौजूदगी में ईरान एटम बम बना रहा हो। ईरान कोई सुलेमानी टोपी बैठ पहन कर तो एटम बम नहीं बना रहा। सो ईरान का एटमी प्रोग्राम अगर कभी एक्टिव होना है, और कभी ईरान ने अगर एटम बम बनाना है, तो वो अब टाइम, यानी अगर ईरानी इंतजामिया और ईरान की इनकलाबी हुकूमत इस जंग से गुजर गई बच के, तो फिर ईरान, यानी ईरान के पास इस वक्त इसराइल ने और अमेरिका ने और कोई वो छोड़ा नहीं, क्या कहते हैं, ऑप्शन, कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ा सिवाय इसके कि ईरान एटम बम बनाए। अच्छा, इसके अंदर एक तो ये है ना कि जो रिपोर्ट यूरेनियम अफजदगी के हवाले से
पेश की गई उसमें तो ये बताया ना कि जो बहुत ज्यादा ये लोग उसको बना रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है? ईरान उसकी क्या तवजीह दे रहा ईरान ने जो कुछ भी किया है वो अमेरिका के जौहरी मुआहदे से निकल जाने के बाद किया है, और अमेरिका और ईरान के है? दरमियान जौहरी मुआहदों का छठा दौर आज होना था अम्मान में। जी जी, तो सही पांच है। दौर इससे पहले हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि ईरान ना सिर्फ जौहरी मामले पर अमेरिका से मुज़ाकरात करना चाहता है, बल्कि ईरान अमेरिका से मुज़ाकरात के नतीजे में कोई एक ऐसी डील करना चाहता है जो दोनों मुल्कों की रजामंदी के लिए हो। और ऐसा भी नहीं है कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए और मुज़ाकरात आज मुज़ाकरात इसलिए नहीं हो रहे कि जुम्मे की सुबह इसराइल ने ईरान पर फौजी हमला किया। अच्छा, ये बताया ना कि ईरान क्यों अपने अहदाफ में उसने शामिल नहीं रखा एटम बम बनाना, इसकी वजह क्या बयान की जाती है? मजहबी कोई हमें वजह? तो वही, हाँ, हमें तो इसकी वही वजह बयान करनी है जो ईरानी खुद बोल कर कहते हैं। हाँ जी तो जी, वही ईरान वही। की, हाँ, तो ईरान की इस्लामी इनकलाबी हुकूमत का ये कहना है कि एटमी हथियार एक ऐसा हथियार है जिसकी शरीयत इस्लाम में गुंजाइश नहीं। अच्छा, ठीक। यानी अब उनका ये जो मौकफ है वो उनके मजहब की ताबीर के ऊपर कायम है। ठीक। बिल्कुल। और अब जाहिर सी बात है, आप जैसा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ना कि आपने भी फरमाया कि अब ईरान को वो बहाना खत्म हो गया, या वो उसकी तोजी वो कहेंगे भाई अब चूंकि हमारे साथ जिस मुल्क का मुकाबला है इस पट्टी पे, उसके पास तो एटम बम मौजूद है, जैसे इंडिया ने एटम बम जब भी है। बनाया तो हाँ, दूसरा, और शमसुद्दीन, पाकिस्तान ने दूसरा, उसी। एक सेकंड, हम इसी बात को पूरा कर देते हैं। इसी इसी शरीयत में जिसमें यह है कि एटम बम गैर शरई है, जिसकी इस्लाम में गुंजाइश नहीं, इसी शरीयत में है कि हालत नागहानी में सूअर का गोश्त भी खाना हलाल हो जाता है और शराब पीना भी हलाल हो जाता है। अगर आपके पास खाने को और कुछ ना हो सिवाय सूअर के तो खा लें, और अगर आपके पास पीने के लिए कुछ ना हो सिवाय हराम मशरूब के, उसमें शराब भी तो है, वो भी जायज हो जाती है। तो ईरान ईरान जो तौजीह लाएगा अगर एटम बम बनाने की, तो वो यही होगी कि हम पर ऐसे हालात पैदा कर दिए गए थे कि हराम हराम नहीं रहा। ठीक। तो अब इसका, अच्छा, इसका मतलब यह हुआ ना कि भाई आप यानी इसराइल और अमेरिका और इनके ख्वाहिश तो ये है कि ईरान जो है वो एटम बम ना बनाए। ठीक। और ईरान का अपना मौक़िफ़ भी है कि हमने नहीं बनाया। आप भी ये फरमा रहे कि आपकी अभी तक की तहकीक के मुताबिक ईरान ने एटम बम नहीं बनाया, और इसराइल को भी ये पता होगा। तो इसके बावजूद फिर उन सबको ये भी पता है, जब आपको और मुझे ये मालूम है कि भाई इस मौके पर आप ईरान के पास शरी जो एक उज़्र था वो भी खत्म हो गया, और वो उसकी अपने तो तोजह देंगे जो आपने तोजीहात दी कि भाई अब तो हालत मजबूरी में अब तो ये हराम भी हलाल हो जाते हैं, तो खैर। और पाकिस्तान ने भी इसी बुनियाद पे बना लिया भाई ये हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन अजली है, जो भी इन्होंने बनाया वही उन्होंने बनाया, तो अब हम क्यों ना बनाए? तो फिर क्या वजह है कि इसराइल और इन सबको मालूम होने के बावजूद उन्होंने अटैक किया और ईरान को मजबूर कर रहे हैं ये लोग कि भाई तुम एटम बम बनाओ? क्यों? उनको ये जी, अकल नहीं है? बिल्कुल। हमें इसराइल से जो खबरें वसूल हो रही हैं वो ये हैं कि ये जंग नेतन्याहू ने ईरान पर मुसल्लत की है, ये इसराइल की रियासती जंग नहीं है, बल्कि वजीर आजम नेतन्याहू की सियासी जंग। जुमेरात के अच्छा। रोज इसराइल जुमेरात के रोज इसराइल की पार्लिमान कनिस्ट में नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई, और वो तहरीक एक वोट से नाकाम हुई। नेतन्याहू इस वक्त इसराइल के सबसे गैर मकबूल वजीर आजम, और गजा की जंग और उस जंग के 17 महीने और उन 17 महीनों के दौरान अभी तक मुगवियों का बाजियाब ना हो सकना, अभी तक इसराइल, आज इसराइल को मुसलसल हालत जंग में रहते हुए 620वां दिन है। एक ऐसा मुल्क जो पिछले 620 दिन से जंग में है, और इसराइल की तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर, सबसे बड़ी गलती 7 अक्टूबर 2023 था, जब हमास के जंगजुओं ने, जो 15-18 साल से हालत मुहासरा में थे, खुदा जाने कैसे उठ खड़े हुए और उन्होंने इसराइल की एक सरहद पर, मतलब कुछ तो खून का बाजार गर्म कर दिया। तो वो जो धब्बा है इसराइल की प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू पर, ईरान के खिलाफ हमला नेतन्याहू की लेगेसी यानी विरासत, विरसे को तब्दील करने के लिए। नेतन्याहू ये नहीं चाहते कि उन्हें याद किया जाए कि नेतन्याहू वो वजीर आजम था जिसके अहद में हमास ने इसराइल पर वजूदी खतरे का हमला किया। वो चाहते हैं कि उन्हें याद रखा जाए कि नेतन्याहू एक ऐसा आदमी है जिसने मशरिक वस्ता का नक्शा बदल दिया। नेतन्याहू एक ऐसा आदमी है जिसने इसराइल के तमाम दुश्मनों को खत्म कर दिया। तो इसराइल के तमाम दुश्मन
फिर से मजबूत हो सकते हैं अगर ईरान की मौजूदा इस्लामी इनकलाबी हुकूमत को खत्म ना किया जाए। तो कल रात को नेतन्याहू ने अंग्रेजी में खिताब करते हुए ईरानी अवाम से ये कहा है कि मेरी जंग आप लोगों से नहीं है, मेरी जंग जन आजादी फ्रीडम वाली मूवमेंट्स के हक में है। हम ये राइजिंग लाइन यानी जागता हुआ शेर, वो ईरान के परचम पे एक शेर बना हुआ था जो पुराना परचम है रजा शाह के जमाने का। तो ये एक किस्म के ईरानी अपोजिशन की हिमायत में, ईरानी अवाम की हिमायत में मैंने हमला किया। आज उन्होंने कहा है कि ईरानियों से दरखास्त है कि वो जहां जहां फौजी तनसीबात है उन इलाकों से निकल जाएं, और वो जहां जहां हमारे टारगेट्स हैं वहां से हट जाएं, और हम आपको आपके मुल्क में मुलायत से आजाद करवा रहे हैं। तो नेतन्याहू की जंग ईरान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ कम, ईरान की मौजूदा हुकूमत के खिलाफ ज्यादा। अगर ये जंग न्यूक्लियर तनसीबात पर थी और इसराइल ने 200 जहाजों से हमला करके राइजिंग लाइन नामी ऑपरेशन के पहले 4 घंटों में ईरान का अस्फहान, फर्दू और नतान्स 3 एटमी रिएक्टर तबाह कर दिए थे। 6 शहरों में उन्होंने उनके मिसाइल बैटरियां तबाह की थी, उन्होंने दिफाई निजाम को तबाह किया, और उन्होंने उनकी सारी फौजी क्यादत को मारा। एक हमले में ईरान की इस्लामी पासदारान इनकलाब गार्ड का सरबराह, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, उनके न्यूक्लियर साइंसदान, हत्ता के तेहरान यूनिवर्सिटी के न्यूक्लियर साइंसेज डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट के असातिजा जो तेहरान यूनिवर्सिटी के रिहायशी ब्लॉक में फलाने फलाने फ्लैट में रहते हैं, डायरेक्ट फ्लैटों में वो आके मिसाइल और ड्रोन जो भी उन्होंने जिस तरीके से उनको मारा है। तो पहले हमले में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सालों पीछे धकेल दिया गया। अगर वो एटम बम बना भी रहे थे या कोई यूरेनियम इन्रिचमेंट कर भी रहे थे तो उसको खासा नुकसान पहुंचाया। फिर उनकी फौजी क्यादत को खत्म कर दिया। कल ईरान के अबदान के गैस इंस्टॉलेशन पर और ऑयल रिफाइनरीज पर और बंदरगाहों पे हमले, ये क्या साबित करते हैं? ये साबित करते हैं कि इसराइल ईरान में हुकूमत तब्दील करना चाहता है। और अब ये बात ढकी छुपी नहीं है, उन्होंने इस बात का एलानिया इजहार किया है कि हम ईरान में रिजीम चेंज कर रहे हैं। और रिजीम चेंज करने का मॉडल जो वो सक्सेसफुल इंप्लीमेंट करना चाहती है, ये लीबिया की रिपीटेशन है कि नेटो की अफवाज ने लीबिया पे इतनी बमबारी की कि लीबिया में कद्दाफी की हुकूमत कमजोर हो गई, अपोजिशन जो थी उनको हथियार दिए और फिर वो सरकारी अफवाज के खिलाफ लड़ी, और यूं कदाफी की हुकूमत का खात्मा कर दिया गया। ईरान लीबिया नहीं है। और ईरान में हमने देखा है कि ईरान में तोदे पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ईरान, जिस पर पाबंदी 1980 में लगाई गई थी, जिसके अब तक हजारों कारकुनान जेलों में है और हजारों को मारा जा चुका है, हजारों को जिलावतन किया है, उन्होंने कल बयान देकर कहा है कि तोदे पार्टी ईरान की हुकूमत के साथ खड़ी है। हम इसराइली एग्रेशन के जवाब में ईरान की हुकूमत के मुकम्मल हामी हैं। और जो भी ईरानी हुकूमत के हामी नहीं थे, ईरानी के लोग जो अपोजिशन में थे, जी वो जी। लोग भी कह रहे हैं कि इसराइली एग्रेशन के जवाब में हम सब ईरानी मुत्तहिद हैं। तारीख में एक ईरानी पार्टी ने हमलावर का साथ दिया था जिसका वजूद अब ईरान से मिट चुका है, हालांकि वो ईरान में बहुत पॉपुलर जमात हुआ करती थी, मुजाहिदीन खल्क। मुजाहिदीन खल्क ने 1980 में हम सद्दाम हुसैन के हमले के बाद ईरान की हुकूमत के खिलाफ इराक का साथ देने का ऐलान किया, और 1984 तक मुजाहिदीन खल्क का ईरान से वजूद खत्म हो गया था। ईरानी अवाम मुजाहिदीन खल्क को आज तक माफ नहीं कर पाए कि उन्होंने एक बैरूनी हमलावर के खिलाफ के हक में हमारे मुल्क के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो जो एक ख्याल था नेतन्याहू का कि ईरान में इस तरह हम करेंगे तो अवाम उनके खिलाफ उठ खड़े होंगे, अवाम तो ईरान के ईरानी हुकूमत के हक में उठ खड़े होंगे। अच्छा, ये यानी पहले तो आपने बताया कि वो उसने ये इस फलस्तीनी इजरायली रियासत की तरफ से नहीं है, ये नेतन्याहू ने अपनी सियासी बका के लिए ये हमला किया। तो वो इतना बड़ा अहमक और बेवकूफ है आपके ख्याल में कि बस ये वजह थी? और ये जो बात है आपने जो कल रात की तकरीर का पूरा हुआ, ये तो बात की बात है ना, मतलब अब वो ये बता रहे हैं। उस समय बात करूंगा आपसे रिजीम चेंज और ईरान में जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी, उसके हवाले से आलमी बरादरी का वो। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि वो नेतन्याहू इस कदर अहमक है बंदा कि उसने महज इसके लिए इतना बड़ा कदम उठाया? जी। अच्छा, उन्होंने ठीक। ठीक है, उन्होंने बस हो उन्होंने गया ना, जी में नहीं जवाब हो नहीं गया। नहीं नहीं, एक मैं आपको अब खाली जी तो नहीं ना, आपके हाजरीन का ये हक है कि उन्हें पता लगे कि मैंने ये जी क्यों किया। हाँ जी। ठीक। हाँ जी।
1945, अगस्त 1945 हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने दो एटम बम गिराए, जिनके नतीजे में लाख लाख लोग मारे। दो शहर तहस नहस होके रह गए। दुनिया ने उस दिन से हम्म। आज तक ये समझ लिया कि ये न्यूक्लियर ताबकारी एक ऐसी चीज है जिससे छेड़छाड़ इंसानियत का हम्म। मुश्तरका मसला है। ठीक हो ठीक। गया। आईएई के डायरेक्टर ने परसों रात यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का खसूसी इजलास ईरान की दरखास्त पर बुलाया गया, उसके दौरान उनको भी बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आप हमें बताएं कि इस वक्त ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर इसराइली हमलों के नतीजे में एटमी ताबकारी के फैलाव के क्या खदशात। उन्होंने कहा ईरान और इसराइल के दरमियान ये जंग फौरन रुक जानी चाहिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि न्यूक्लियर ताबकारी फैलेगी। अस्फहान का एटमी रिएक्टर जमीन के ऊपर है, उसे तबाह कर दिया गया है। नतान्स का एटमी रिएक्टर जमीन के ऊपर है, उसे तबाह कर दिया गया है। फर्दू का एटमी रिएक्टर जमीन के अंदर है, मगर उसकी कुछ चीजें सतह जमीन के ऊपर है, उसे तबाह कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इस इलाके से अभी तक हमें न्यूक्लियर ताबकारी के माहौल में फैलने के वो जो नमूने हैं वो तो नहीं मिले, लेकिन इन मराकज के अंदर जो कुछ है उसे न्यूक्लियर ताबकारी अपनी लपेट में ले चुकी है। शमसुद्दीन एक ऐसा आदमी जो किसी ऐसी गैस को या किसी ऐसे तापकार मादे को फजा में फैलाने पर रजामंद हो जाए जिसका निशाना चरिंद परिंद इंसान हवा ऑक्सीजन खुद सैयारा जमीन हो, ऐसे आदमी की जहनी सलाहियत पर अगर आप शक नहीं करेंगे तो क्या करें। नहीं तो दूसरी तरफ जो मुकाबले पे उनका फिर क्या है, उनकी जहनी वो वैसा ही है, वो भी। नहीं, मुझे बताएं कि ईरान ने कब कहा है कि हम इसराइल की न्यूक्लियर तंसीबात पर फौजी हमला करके उसे तबाह करना चाहते अच्छा, वो नहीं करना चाह रहा। ठीक। हैं। ईरान इसराइल 1960 से एटमी प्रोग्राम चला रहा है और 1980 की दहाई से इसराइल एटमी ताकत है। यानी कब ईरान ने यह कहा है कि जी हम जाएंगे और हमारे जहाज जाएंगे और जाकर इसराइल की एटमी न्यूक्लियर तंसीबात को तबाह करेंगे। तो एक यानी गासिब रियासत। सुन ले पाकिस्तान और सुन ले। इंडिया एक आखिरी बात ना, ये जरूरी है सुनने वालों को। इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन है, इतने दुश्मन है, इतने दुश्मन है कि इंडिया अब कहता है कि पाकिस्तान पर पानी बंद कर देंगे। 1 जनवरी हर साल की पहली तारीख को दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ दो लिस्टें एक्सचेंज करते हैं। हमें एक लिस्ट देती हैं जिस पर लिखा होता है कि हमारे ये एटमी तंसीबात है, कभी भी जंग हुई इन पर हमला ना करना। वो भी लिख कर देते हैं कि ये हमारी एटमी तंसीबात है, जंग हो भी गई तो यहाँ हमला ना करना। हम भी कहते हैं नहीं करेंगे, वो भी कहते हैं नहीं करेंगे। दिस इज हाउ जदीद जमाने में दो मुल्क एक दूसरे के साथ मामला करते मतलब है कि आपकी ये बातें सिर्फ अवाम को, मुसलमानों को, फलस्तीन के हामियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए है कि गासिब रियासत है, नाजायज रियासत है, मशरिक़ी वस्ता के दिल पे खंजर है, इसको हम अगर तमाम मुसलमान मुत्तहिद हो जाए तो उनके बोल से बोल, वो अरबी वाला बोल, वो अगर कर दे तो वो पूरा इसराइल डूब जाएगा, ठीक है, और हम इसको सफ़े हस्ती से मिटा देंगे और यूं करें, ये सब फिर ऐसे ही है, नारे हैं। यानी आप उनके एटमी तनसीबात जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है या तहफुज का जरिए है, उसको यानी इसराइल को आप इसको तो तबाह नहीं करना चाह रहे ना, बस ऐसे ही आपने नारे भाई लगाए हो, ऐसा इसराइल ही को है। तबाह कर नहीं, अगेन, इसराइल को तबाह करने का मतलब या इसराइल को कमजोर करने का मतलब ये कहां से हो गया कि आप उस सरजमीन पर जिसे आप फलस्तीनियों की अपनी सरजमीन समझते हैं एक ऐसे सूरत हाल का निशाना बना दें उस सरजमीन को कि वहां घास तक ना उग सके। तो ईरान के तो स्ट्रेटेजिक मकासद में ये कभी भी नहीं था कि हम इसराइल की आलमी एटमी तनसीबात को निशाना बनाएंगे, और ये अमेरिका और दुनिया की जिम्मेदारी है। ईरान एनपीटी का मेंबर है। ईरान हम्म। उस आलमी मुआहदे का मेंबर है जिस मुआहदे के तहत दुनिया में एटमी हथियार नहीं बनाए जाएंगे। पाकिस्तान उसका मेंबर नहीं है, इंडिया उसका मेंबर नहीं है, इसराइल उसका मेंबर नहीं है, नॉर्थ कोरिया उसका मेंबर नहीं है। हमने एटम बम बनाया है, इंडिया ने एटम बम बनाया, नॉर्थ कोरिया ने एटम बम बनाया, इसराइल ने एटम बम बनाया। ये अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वो इसराइल के एटमी प्रोग्राम को अपनी निगरानी में देखे, या आईएईए की जिम्मेदारी है, या ये P5 जो 5 वीटो ताकतें हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उस सरजमीन को एटमी हथियारों से पाक करे, जबकि उनका ये ऐलान है कि मशरिक वस्ता में एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। तो जब मशरिक वस्ता में एटमी हथियार नहीं होने चाहिए, ना ईरान के पास ना सऊदी के पास, तो इसराइल के पास भी नहीं होने चाहिए। नहीं, जब ईरान एटमी बम, वो एटम बम बना नहीं रहे, उसका दावा है, हदफ में शामिल नहीं है, समझ रहे हैं ना,
और बकौल आपके ये सब कुछ कुछ भी नहीं है। तो फिर जो इसराइल जिस चीज पे हमला कर रहा है उससे या ताबकारी ये सब चीजें किस तरह फैलती है? भाइयों, ओ भाई, अरे, यार मैं तो तवानाई के बिल्कुल जो जाहिल। तवानाई के जो मुतबादल जराए हैं, उनमें हवा हम्म। है, वो पनचक्कियां चलती हैं, उससे तवानाई पैदा होती है। ठीक हो गया। उसमें पानी है, हाइड्रो, आपके उधर दासू डैम बन रहा है, उससे बिजली पैदा होती है। ठीक है ना? हो गया। बायो बायोगैस है ये, जानवरों के ठीक फुजले है। से बनाते हैं। हो सूरज गया। की रोशनी से सोलर प्लेटें लगती हैं, उससे हो, बनता है। ठीक और है। हो सबसे गया। सबसे सबसे आसान, महफूज, मौसर जरिया है न्यूक्लियर तवानाई। ठीक चश्मे, है। पाकिस्तान में मियाँ वाली के पास चश्मे के करीब हमारा एटमी रिएक्टर है, बिजली पैदा करता ठीक है। है। कराची ठीक में है। कनोप है, हमारा एटमी रिएक्टर है, बिजली पैदा करता है। ठीक हो गया। बुनियादी तौर पर न्यूक्लियर तवानाई बिजली और तवानाई के जराए में से एक है, ठीक जिसके हो गया। नतीजे में आप जिसके नतीजे में आप वो मटेरियल जलाते नहीं है ना, और फजा में बायो वो जो ओजोन की तह है उसको नुकसान, यानी ये एक महफूज जरिया है तवानाई पैदा करने का। और हो गया। सारी दुनिया के 90% ममालिक इसको अपने लिए पीसफुल पर्पस, यानी पुरअमन तवानाई का जो हक है, के लिए सारी दुनिया इसको बिल्कुल ठीक है। मानती है। सऊदी अरब के ठीक पास हो भी है, गया। पाकिस्तान के पास भी, हर मुल्क के पास। हो गया। ठीक हो गया। आप इसमें जी। हाँ, इसमें एक पहलू ये होता है कि आप इस सारे पीसफुल प्लांट से बम भी बना सकते हैं। आप हम सब के तो घरों में आप सिरके मौजूद हैं। एक सेकंड, हम सब के घरों में सिरका मौजूद होता है किचन में। हम्म, और हम सब जानते हैं कि सिरके में मामूली छेड़छाड़ करके उसे शराब में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ठीक हो गया। सिरका हलाल है, शराब हराम। तो इसका मतलब है कि अगर आपने उसको सिर्फ तवानाई के लिए रखा हुआ है और उस पे अगर हमला हो जाए तो उसी तरह तापकारी फैलेगी जिस तरह वो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो। बिल्कुल। ठीक है। ठीक ठीक। अब जितने हम एक सेकंड, एक ये जो सुन कल लें रात को सुन लें। हमला किया, एक भाई भाई, खतरनाक बात। कल रात को जो उन्होंने गैस के जखायर पर हमला किया है ना, वहां पर भी ईरान का एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। और अगर उसको जरब लगती है और खलीज फारस में न्यूक्लियर ताबकारी के नतीजे में कंटामिनेटेड वाटर फैलता है, तो पूरे खलीज में 3 दिन के बाद पीने का पानी नहीं है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, बहुत ही छोटी या बुनियादी बहुत आसान सी बात होगी, लेकिन चूंकि मेरे पास नहीं है दिमाग तो मैं इसलिए। अब जिन इसके ऊपर न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे हमले हुए हैं अभी तक, या जिन तंसीबात को निशाना बनाया, तो क्या उससे वो ताबकारी के वो असरात मुरतब हो गए, वो तबाही मची अभी तक नहीं, ईरान में? क्यों? नतीजा इसलिए, तो यही निकलना चाहिए ना कि सिरका शराब में तब्दील हो चुका, नहीं हुआ है आप ये फरमा रहे हैं। हाँ, नहीं हुआ नहीं। आप तो मुझे इस पर तो, मतलब वो, मुझे इस पर बहुत खुशी है, और मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता मैं हूँ खुशी कि है, ऐसा नहीं हुआ। खुशी, खुशी की और गम की बात तो है ही नहीं ना। मैं तो आपसे हकीकत ये समझना चाह रहा हूँ कि आपने ये फरमाया कि जब वो न्यूक्लियर या जो एटमी तवानाई है वो पुरअमन मकासद के लिए, तवानाई के हुसूल के लिए उसका इस्तेमाल पूरी दुनिया कर रही है, ठीक है ना, और वो जब एक लम्हा आगे बढ़ जाए, वो एक उसके हद से दूसरी तरफ निकल जाए, तो फिर वो एटम बम अगर आप उससे बनाते जिससे तबाही आती। तो अभी तक जिन तनसीबात पे हमले हुए, ठीक है, वो सब के सब यही न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिएक्टर की जगह है। तो उसकी वजह से वो तबाही क्यों नहीं फैली जिसको आप बता रहे हैं? अगर एटम बम नहीं बनाया हुआ है या उस प्रोसेस तक नहीं पहुंचा, फिर इस पे हमले हो रहे, तो फिर तो खतरे की बात नहीं है ना, ये जो आपने इतना भयानक खतरा बना के पेश किया। इसका मतलब ये है कि वो उस मरहले पे ईरान पहुंचा हुआ है ज- जहां पर अटैक हो जाए तो ये सब कुछ होगा, ऐसा है? नहीं, जब अच्छा। आप यूरेनियम की अफजूदगी करते हैं, आप प्लूटोनियम की हम्म। अफजूदगी करते हैं, चाहे आपका मकसद पुरअमन जौहरी तवानाई का हसूल हो, चाहे आपका मकसद एटम बम बनाना, जी। हर वो हर वो मकाम जहां न्यूक्लियर से रिलेटेड काम जारी होता है, वहां ये खतरा मान के चलते हैं कि खुदा न खास्ता न्यूक्लियर ताबकारी फैल सकती है। वो चाहे रिएक्टर पुरअमन मकासद के लिए हो या फौजी मकासद के लिए, दोनों सूरतों में ये खतरा होता है। और चाहे एटम बम बने, चले, फटे, उसके नतीजे में जो तबाहियां हो, वो एक हकीकत है। जिस मकाम पर ये सारी सरगर्मी की जा रही होती है, वहां पर भी ये खतरा होता है कि किसी इंसानी गलती से, किसी मशीनी गलती से ये सही बात। ताबकारी लीक हो सकती है, और जमीन और पानी। चरनोबल एक जगह है, सोवियत यूनियन में एक जगह है चरनोबल,
वहां एक अच्छा। हादसा हुआ, ये एटमी रिएक्टर था जहां पुरअमन जौहरी तवानाई पैदा की जा रही थी। वहां किसी तरह का कोई हादसा हो गया मशीनी, और उसके नतीजे में ताबकार असरात जो हैं वो आसपास के अतराफ के इलाके में फैल गए। वो पूरे का पूरा शहर पिछले 40 सालों से, जब से वो हादसा हुआ है, उजाड़ बेयाबान मंजर पेश कर रहा है। वहां उन्होंने वो खारदार तारे लगाकर उस इलाके को आम लोगों के लिए रोक दिया हुआ है, वहां लोग नहीं जाते। तो जहां न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वहां हमले नहीं किए जाते, उन्हें तबाह नहीं किया जाता, इस खौफ से तबाह नहीं किया जाता कि कहीं ये ना हो कि उसके नतीजे में न्यूक्लियर ताबकारी फैल जाए। ये ईरान ने जो कल परसों इसराइल ने जो कल परसों ईरान के साथ किया है, ये इसराइल ने पहली दफा नहीं किया। 7 जून 1981 को वजीर आजम बेगम के जमाने में सद्दाम हुसैन के इराक के वेमोना न्यूक्लियर रिएक्टर पर इसराइल ने बमबारी करके उसे तबाह किया था। वो भी इसी तरीके से एक खतरनाक अमल था। यानी इसराइल का इराक के एटमी प्रोग्राम पर हमला करना भी आग से खेलने के मुतरादिफ था। इसराइल का कल ईरान की और ऐसा भी नहीं है कि इसराइल ने कहा है कि अब हमने हमले बंद कर दिए। इसराइल ने कल भी फर्दू के न्यूक्लियर रिएक्टर पे हमला किया है, और उसकी जो सतह सतह की जो तनसीबात थी उनको तबाह किया है। बाकी जो उनकी तफसी जो उनके मतलब बड़े जखायर है या उनकी जो बड़ी तनसीबात है वो तो जेर जमीन है। लेकिन इसराइल ईरान की एटमी तनसीबात पर हमले करके इंसानियत से खेल रहा है। बस मैं ये समझना चाह रहा था, आपने मुझे समझा दिया। अच्छा, अब एक और चीज जो आपने अपनी गुफ्तगू में ये बताई कि इसराइल के लिए ईरान के एटम बम से ज्यादा जो मसला करने वाली चीज है, उनके लिए जो खतरनाक है, वो उनके बैलिस्टिक मिसाइल से। ठीक है। और उसकी आपने पूरी तस्वीर कशी की और आपने बताया कि किस तरह से। तो इसमें एक सवाल तो मैं ये बस मुख्तसर आप बता दें कि क्या ये बैलिस्टिक बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल के पास नहीं है? है। ठीक है। मैं ये ऐसे कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो हम ये कहें कि एक के पास है किसी और के पास नहीं है। ये दोनों के पास ये मिसाइल्स मौजूद है, ऐसा ही है? ठीक। इसराइल के इसराइल के पास मिसाइल हैं, और इसराइल के पास दुनिया की तमाम बड़ी ताकतों के मिसाइल उनके पास दस्तियाब हैं। इसराइल ईरान ठीक। के पास ईरान के पास मिसाइल है, और ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और ईरान का ड्रोन प्रोग्राम दोनों इंडिजिनस यानी जाती तामीर शुदा हैं। ईरान के ऊपर पिछले 40 साल से जो माशी और फौजी पाबंदियां हैं, उसके नतीजे में दुनिया के वो तमाम मुल्क जो ईरान के साथ फौजी या माशी मामला करते हैं, उन्हें अमेरिका की तरफ से कारोबारी पाबंदियों का सामना रहता है। लिहाजा वो चाइना और रूस तक भी ऐसे हैं जो बहुत सारे मामलात में ईरान के साथ फौज और असले के मामले में वो ताउन नहीं करते। जो जाहिर है, आप मतलब जो चीन पाकिस्तान के साथ ताउन करता है, या पाकिस्तान जो चीन से चीजें खरीदता है, चीन वो चीजें ईरान को नहीं बेचता। जो अमेरिका पाकिस्तान के दरमियान फौजी ताउन है वो रूस और ईरान के दरमियान नहीं है। तो ईरान जो है वो माशी लिहाज से और फौजी सलाहियतों के लिहाज से पिछले 40 साल से तकरीबन तनहा है। ठीक। अच्छा, अब हम एक इसी पे मेरा दूसरा सवाल ये था कि दुनिया की बड़ी ताकतें इसराइल के पुष्ट पर खड़ी हैं। इस वक्त तक इस ईरान जो है वो तने तनहा है। ठीक है, मतलब किसी आलमी ताकत से भी अभी उसके साथ वो हाथ नहीं मिला है। पाकिस्तान के बारे में पता नहीं सोशल मीडिया ही खबरें गर्दिश कर रही है, वो मुझे नहीं नो पता नो नो, उसकी क्या कल मैंने हकीकत है। हाँ। शमसुद्दीन, ये बात यहीं रुक जाए। मैंने जी। जिंदगी में इस पे मैंने मैंने आगे जिंदगी सवाल में करना है, लेकिन चल आप यही मैंने बता जिंदगी दे, फिर वो मेरा नहीं, सवाल अभी रह अभी जाएगा। अच्छा। आपका सवाल लिखा हुआ अच्छा, है कर तो ले। उसको मैं पूछ रहा हूँ। कल ठीक। मैंने ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर सुनी। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वो बातें कही हैं जो बातें कोई मोहतात एकेडमिक भी नहीं करता। उन्होंने बड़े धड़ल्ले से कहा है सारी दुनिया इसराइल का साथ दे रही है। यूरोप, बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका और उनके जहाज अब इसराइल की हिमायत के लिए आ रहे हैं। और हम अजीब हैं मुसलमान दुनिया, और बेजमीर है मुसलमान। उन्होंने कहा है कि गैर मुस्लिम मुआशरों में हजारों लाखों करोड़ों लोग मजलूम फलस्तीनियों के हक में निकल रहे हैं, और हम ये हैं और वो हैं। उन्होंने कहा है कि 56 मुस्लिम मुल्कों को ईरान का साथ देना चाहिए, पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है, हम ये हैं हम वो हैं। ये मतलब ऐसे हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो कल अमेरिका के दौरे पर थे। 250वीं सालगिरह थी अमेरिका अफवाज की, और अमेरिका की फौज ने, अल्लाह उनका भला करे, उन्होंने यहाँ पाकिस्तान आर्मी के चीफ को दावत दी हुई थी, खसूसी दावत। हम मेहमान खसूसी थे उनके इस परेड में, जो इस अमेरिका की तारीख में 3 परेडें हुई। हम्म। एक
कोई 1800 समथिंग में जब अमेरिका मुत्तहिद हुआ था, एक जब गल्फ जंग खत्म हुई थी, और एक जो कल हुई है, तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ वहां थे। तो कल जब पाकिस्तान का आर्मी चीफ अमेरिका में होने वाली फौज की 250 साला तकरीबात की परेड में मेहमान खसूसी था, हमारा वजीर जी दिफा, जो कागजों में तो आर्मी चीफ से भी बुलंद ओहदे पर है ना, जी जी, बिल्कुल ऐसा वो ही है। वो कह रहे थे कि हम ईरान की पुष्ट के पीछे खड़े हैं। अगर अमेरिका इसराइल के पीछे खड़ा है, पाकिस्तान ईरान के पीछे खड़ा है, तो ये जाहिर है सियासी बयानबाजी है। लेकिन ये कम से कम खबरों की हद तक तो मिडल ईस्ट आई ने और टीआरटी ने और यानी शफक ने, जितने भी मशरिक वस्ता के बड़े बड़े वो मीडिया एजेंसियां हैं, उन्होंने पाकिस्तान के वजीर दिफा का बयान ऐसे ऐसे करके शाया किया है कि पाकिस्तान ने कहा है कि हम ईरान के पीछे खड़े हैं। तो मतलब ऐसे तो अच्छा, ना मैं कहें हम। हाँ, मैं इसीलिए मैंने इसलिए चला आपने इसको वो कर दिया। तो मैं ये फरमा रहा था कि इस मामले में अभी तक आप ये गुजारिश कर रहे थे, मैं फरमा रहा था। ठीक है, चलो, हम दोनों ही फरमा रहे थे। खैर, तो उसमें मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि भाई जब आलमी ताकतें भी उसके पुश्त पे हैं और उसके साथ साथ उसका अपना दिफाई निज़ाम और ये सारा, और फिर वो जो पूरा बफर जोन ईरान ने अपने उसमें बनाया था इतने साल की इन्वेस्टमेंट करके, पूरी पट्टी, उस पूरी पट्टी को भी पिछले एक साल के अंदर माशाल्लाह से आप लोगों की जो इसराइल को फतह करने और फलस्तीन को आज़ाद करने की जो तहरीक ने, उस पूरे पट्टी को भी ईरान के हाथ से निकाल के बाहर कर दिया, ठीक है, इराक से लेकर वहां तक, लुबनान हाँ तक। हाँ, अच्छा, वो जो तो जिसको हाँ, शिया हिलाल कहते हैं, शिया हिलाल। जी 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 जी, महवर मुकावमत का और फलाना और डिमकाना, जो जज्बाती बातें होती थी। तो अब मैं समझना ये चाह रहा हूँ ना कि यार उसके मुकाबले पे इसराइल ईरान का कि जो क्या कहना चाहिए, टेक्नोलॉजी के मैदान में ईरान पीछे है ये सारी चीजों में। तो भाई इसके बाद भी ये चंद मिसाइल जो उस वक्त नहीं पहुंच पा रहे थे जब आप फलस्तीन का के लड़ रहे थे, और अब जब आपके मुल्क पे हमला हुआ तो अब आपके फलस्त मिसाइल माशाल्लाह ना सिर्फ वहां पहुंच रहे बल्कि बीच के वो तमाम ममालिक को क्रास करके पहुंच रहे। ठीक है, जिन ममालिक के बारे में आप लोगों का या जो ईरान के हामी लोग हैं, ये जो हमारे उस तरह सोचने वालों सबको ये ख्याल है कि ये सारे गद्दारान हैं, मुस्लिम इस्लाम है और इनकी वजह से ये सारी इसराइल के जो मिसाइल और जहाज वगैरह सारा क्रॉस करके ईरान तक पहुंच गया। तो इन मिसाइलों के ना रुकने की या ना रोक सकने की कोई मादी तोजी आपके पास है, या हमारे मजहबी लोगों की तरह आप कहेंगे नहीं ये इमाम जमाना की मदद से और खुदाए कायनात ने जो है ना वहां से बैठ कर इसको वो किया, ये क्या तोजी है इसकी, क्यों नहीं रोक पाए लोग इस सब के होते हुए? ईरान ने जून 2024 में दमिश्क में अपने सिफारत खाने पर हमले के बाद इसराइल के खिलाफ 200 ड्रोन और 70 बैलिस्टिक मिसाइल फायर की। अच्छा, ठीक 200 हो गया। ड्रोन रास्ते में रोक लिए गए थे। 70 बैलिस्टिक मिसाइलों में से चंद एक वो तमाम रुकावटें पार करके इसराइल में पहुंच गए थे। लगे थे। अक्टूबर 2024 में ईरान ने हसन नसरुल्लाह की शहादत और इस्माइल हानिया की शहादत के बाद इसराइल पर मिसाइल फायर किए थे, और अब की बात ड्रोन कम और बैलिस्टिक मिसाइल ज्यादा, वो भी जी ऐसा ही हुआ। और ये जो दूसरा हमला था ना अक्टूबर 2024 वाला, इस हमले के नतीजे में ईरान ने इसराइल के उन हवाई अड्डों को तबाह किया था जहां F-35 दुनिया का जदीद तरीन बम्बार तैयारा, जो अमेरिका ने इसराइल को दिया है, $100 बिलियन जिसकी कीमत है, उस अड्डे को हिट किया। परसों रात को ईरान ने 100 बैलिस्टिक मिसाइल, 100 ड्रोन फायर किए। 100 ड्रोन रास्ते में रोक लिए गए। उन बैलिस्टिक मिसाइलों में से 90-95 रास्ते में रोक लिए गए। 5 जाकर जहां लगने थे, जहां कहीं लगने थे वहां लगे, और उसके नतीजे में इतनी तबाही हुई कि तिल अबीब शहर का मरकजी हिस्सा जमीन हुई। कल रात ईरान ने 100 से जायद मिसाइल, 102 या 105 मिसाइल फायर किए, उसमें से 195 रोक लिए गए। जो 2 4 5 क्रॉस कर गए, उन्होंने जाकर हाइफा शहर की ऑयल रिफाइनरी को आग में झुलसा दिया। अभी तक आग लगी है। और तिल अवीव शहर को हिट कर लिया और बैतुल मुकद्दस को हिट कर लिया। मैंने पहले भी गुजारिश की है कि इसराइल का रकबा 21,075 मुरब्बा किलोमीटर है। तौबा करें कि उनका जो वो दिफाई निज़ाम है, वो एक लम्हे के लिए ख़त्म हो जाए या किसी तौर काम ना आए, और वो 100 मिसाइल जैसे जा रहे हैं वैसे ही जाकर हिट हुए इसराइल को। तो मुझे यकीन है नेतन्याहू ने
अमेरिका को बताकर ईरान पर एटम बम मारा। ऐसा- नहीं, ये कहता है वो मिसाइलों को रोकने वाला जो उनका सिस्टम था, आयरन डोम वगैरह, वो कहता है वो भी उड़ गया है सारा आपको। सिर्फ आयरन डोम नहीं ना, ये जो मेडिटरेनियन सी है ना, जिसको हम्म। बुहेरे कुल्जम कहते हैं ना, मेडिटरेनियन को रोम कहते, बहरा रोम कहते हो कि बहरा कुल्जम कहते हो? कुल्जुम कहते बुहेरे हैं। कुल्जम। हाँ, जो बहरा कुल्जम है वो इसराइल के साहिल, मतलब इसराइल का जो साहिल है वो बहरा कुल्जम के साथ लगता है। वहां अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा है, तैयारा बरदार जहाज। अमेरिका के तैयारा बरदार जहाज अकेले सफर नहीं करते, उनके साथ 16 बहरी जंगी जहाज होते हैं उसके अतराफ में। वो एक पूरा कारवान बनाकर चलते हैं और उसके नीचे आबदोजें होती हैं। और अमेरिका का, यानी एक पूरी फौज होती है, 12-15 हजार फौजियों पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा बेड़ा, जो एक पूरे खित्ते के साथ जंग लड़ सकता है। सैकड़ों जहाज होते हैं उस पर, दुनिया के जदीद तरीन। इस दौरान डिफेंस सिस्टम, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन तमाम जहाजों पर नस्ब होता है, ताकि अगर ठीक। जैसे हौसी फायर करते हैं ना अमेरिका के बहरी जहाजों पर मिसाइल, तो वो बहरी जहाजों पर मिसाइल आते ही नहीं है, वो पहले ही जवाबी मिसाइल चलाकर उनको तबाह कर देते हैं। इसराइल के दिफा के लिए पहली लाइन होती है इराक। अगर ईरानी मिसाइल इराक की फजाई हदूद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इराक में अमेरिका के 5 फौजी अड्डे और उन पांचों पर डिफेंस सिस्टम नस्ब है, तो वो रास्ते में तबाह करते हैं। उर्दन, कल रात हमने देखा कि उर्दन पर जैसे ही मिसाइल गुजरे उर्दन की सरजमीन से, तो अम्मान में अल जजीरा का जो रिपोर्टर इसराइल से खबरें, इसराइल के लिए खबरें दे रहा होता है, इसराइल से खबरें लेकर, क्योंकि इसराइल पर पाबंदी है अल जजीरा पर, तो वो अम्मान में होता है। तो वो रात अम्मान में खड़े होकर जैसे ही उसने रिपोर्ट करना शुरू किया तो आसमान लाल हो गया। उसने कहा वो देखो ईरान के मिसाइल अभी अम्मान शहर के ऊपर से गुजर रहे हैं। उसने कहा वो देखो अम्मान उर्दन के डिफेंस सिस्टम ऑपरेट हो गया है और अब वो उन मिसाइलों को रास्ते में गिरा रहा है। तो इराक में अमरीकी अफवाज हैं और इराक की फजा अमरीका के पास है। ठीक है। ना सिर्फ ये कि डिफेंस मिसाइल उनको रास्ते में रोकते हैं, बल्कि अमेरिका के जहाज उनको रास्ते में तबाह करते हैं। फिर कब्रस, साइप्रस जिसको बोलते हैं, वहां बरतानिया का हवाई अड्डा है जहां बरतानिया के हवाई जहाज डिप्लॉयड है, वो उनको रोकते हैं। फिर फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर उस खत्ते में मौजूद है, वो उन्हें रोकता है। फिर इसराइल खुद रोकता है। फिर पर्शियन गल्फ, जहां अभी ईरान ने कहा है ना कि हम अबनाए हुर्मुज का रास्ता रोकेंगे, अबनाए हुर्मुज के अंदर, कतर के अंदर अमेरिका का बहरी बेड़ा तैनात है। और ये सारे इसराइल के दिफा के लिए मौजूद हैं। तो वो जिस चीज को हम लोग ईमान की हालत में मुआजिजा कहते हैं, ईरान के मिसाइलों का इसराइल में जाकर हिट करना, ये जिसे कहते हैं ना कि हाँ। लग गया तो ना लगा तो ना लगा, जो लग गया तो तुक्का। तो ये ईरान के मिसाइल तुक्कों की तरह जा रहे। और ईरान ने कल धमकी दी थी कि अब हम 2000 बैलिस्टिक मिसाइल फायर करेंगे। ठीक है। जरा डिटेल देखते हैं। अमेरिका के पास दुनिया का जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है थार्ड, THAAD। उसकी 2 बैटरियां अमेरिका ने इसराइल को दी, 100 फौजी भी भेजे दो बैटरियों को चलाने के लिए। एक बैटरी में 80 मिसाइल हैं, 160 टोटल हो गए। अगर सिर्फ वही दिफाई निजाम इसराइल में मौजूद हो, हम बात करें ये आपकी, जरा 2 मिनट। 2 मिनट के लिए वीडियो ऑफ है, आप बात करें, आपकी अच्छा वीडियो आ रही है। ठीक, ठीक, मैं ये कह रहा हूं कि अगर 180 या 160 डिफेंस मिसाइल हैं और ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, तो हमें जी। हमें ये मान लेना चाहिए कि फिर वो 20 या 40 जो हैं वो उसको पार कर गुजरेंगे। लेकिन अलमिया ये है, या हकीकत हाल ये है कि रास्ते में कई दिफाई निज़ाम आते हैं जिन्हें ईरान के मिसाइलों ने पार करना होता है, ताकि वो इसराइल को जाकर हिट कर सकें। तो ईरानी मिसाइलों का उस सारे दिफाई निजाम को, हिसार को तोड़कर पहुंचना, वो कल रात भी मुमकिन हुआ है, परसों रात भी मुमकिन हुआ है, अक्टूबर 2024 में भी मुमकिन हुआ था और जून 2024 में भी मुमकिन हुआ था। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि आपने ये सवाल कैसे घड़ लिया कि
वो कि पिछले साल तो ईरान के मिसाइल नहीं पहुंच रहे थे, तो अब जब अपने ऊपर आई है तो मिसाइल पहुंचा दी। ठीक, बिल्कुल ठीक। नहीं, बिल्कुल अच्छा, इसमें ये है ना, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई शख्स मादी दुनिया की के वाकयात और हवादिस की तोजी सिर्फ मादी उसूलों के मुताबिक नहीं दे रहा, तो उसके लिए तो ये मौजिजा ही हुआ ना, करामत कह दे, मौजिजा कह दे। अभी हम चांस उसकी नहीं बात मैं, नहीं। मतलब हाँ नहीं चांस है ये। तुक्का देखो, हाँ नहीं नहीं नहीं, तुक्का और ये फलां तो हम उस वक्त कहते हैं ना जब हम एक मेटेरियलिस्टिक नुक्ते नजर से हर चीज की तोजी देते हैं, और कहीं पर वो तोजी फिट ना हो तो हम कहते हैं तुक्का लग गई। मैं उस अभी मैं एक खालिस ठीक मजहबी जहन से बात आपसे पूछ रहा हूँ, आप एक ठीक मजहबी जहन का बंदा बन के मुझे फिलहाल जवाब दे। हम उसको ये कहेंगे तो यानी इन तमाम चीजों को देखें तो ये मजहब की जबान में एक करामत या मौजिजा का ज़हूर की तरह है कि भाई इस हद तक होने के बावजूद, जहां पर मुमकिनात में से नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उस 100 में से 5 मिसाइल, 2 मिसाइल जाके गिर रहे। ठीक। और अगर हम इसको मादी दुनिया की तमाम चीजों की तवजीहात मादी उसूलों में दे रहे, तो आप ये कह रहे हैं कि ये मुकम्मल वो होने के बावजूद 2-4 मिसाइल का गिरना, ये समझ ले कि तुक्का है, वो लग गया बट ठीक है, यानी उनसे सब काबू नहीं हो वो, गए लेकिन 2-3। हाँ जी, वो मादी दुनिया की जुबान को हम ये कहते हैं ना साइंस की जुबान, तो साइंस की जुबान ये कहती है कि कुछ भी एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं होता, यानी कोई भी 100% सच्चाई नहीं होती। साइंस अपने नताइज एहतमालात में देती है। तो ठीक है। 99.99% ये है कि H2O करेंगे तो पानी बनेगा। ठीक, वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा, अब पॉइंट इसके वन अंदर एक एक, और। एक यार एक सेकंड शमसुद्दीन, परसों अहमदाबाद से एक जहाज लंदन जाने के लिए रवाना हुआ, एयर इंडिया का हाँ बोइंग 787, हाँ, और बहुत वो अच्छी मिसाल है। उड़ते ही गिर गया। और उसमें 242 लोग सवार थे, 241 मरे। जमीन पर भी 15-20 लोग, जिस हॉस्टल पर गिरा, डॉक्टरों के हॉस्टल हाँ, पर, वहां पर भी लोग मारे गए। लेकिन अजीब, अल्लाह की वो अजीब कहानी है, मसलहत है या उसके अपने राज हैं, कि 242 मुसाफिरों में से 241 तो जल के राख हो गए, और एक भाई एक, साहब बचे। और वो भी इतना शदीद गहरे जख्म उसको नहीं आए कि जिसमें बिल्कुल अपाहिज हो जाए। चंद साल पहले कराची में एक जहाज गिरा था, वो हाँ 100 सवा 100 बिल्कुल। लोग मुसाफिर उसमें मारे गए, और एक साहब कुर्सी समेत किसी के छत पे गिर गए, और वो अल्लाह ने उनको बचा लिया। हाँ। नहीं, उसकी तो तोजी उसने ये दी थी ना कि वो नाद अली पढ़ के आया था ना, अब यहाँ जो बच्चा अहमदाबाद में उसका नहीं पता उसने क्या पढ़ा, खैर ये बिल्कुल, उसने और ये ओम आपको जय याद है। जगदीश पढ़ उसने ओम जय जगदीश पढ़ा होगा जी। बस इसीलिए तो हम कहते हैं नमस्ते, सत श्री अकाल, खुदावन की सलामती हो, शोलोम, तमाम सबसे खैर बना के ये। रखो भाई, सबसे बना के रखो। स- दुनिया में तो सबसे, जब ये करेंगे तो सब आपके खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन जिन जिन हस्तियों को ये मानते हैं उन सबसे आप बना के रखे, हम ये कह रहे हैं, ठीक है। हाँ अच्छा, अब इसमें एक और चीज, जब इसराइल ने जारहियत की, अटैक किया, हमला किया, और जो भी उसने अपनी तौजीहात दी, वजह बताई, ठीक। लेकिन इसराइल ने तो खास टारगेट किया ना, सिविलियन आबादी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आम लोगों को नहीं मारा। और उन्होंने बिल्कुल जाके उन साइंसदानों को जो इसके अंदर शामिल थे, सुन लेना मेरा सवाल तो सुन लीजिए, फिर आप बता देना भाई। और ठीक है, उसमें इक्का दुक्का सिविलियन लोगों का भी नुकसान हुआ होगा, लेकिन पूरी बिल्डिंग में से सिर्फ उसी फ्लैट को निशाना बनाया जिसके अंदर उनका यानी ये जो पहले हम कराची में सुनते हैं ना टारगेट किलिंग, तो उन्होंने तो एक लिहाज से टारगेट किलिंग की। अच्छा, वो ऐसे एक लतीफा सी बात है, कराची में जब ये बहुत हालात खराब थे, तो रमजान में इधर कोई लोग चंदे के लिए आते हैं ना, हर मजहब के मसलक के लोग, तो वो एक दुकान पे मैं खड़ा था, तो एक मौलवी साहब आए पंजाब से। तो उस वक्त हालात बहुत खराब थे, तो उसने वो दुकानदार से कोई किताब ली जिससे मस्जिदों के एड्रेस होते हैं जहाँ चंदे के लिए जाते। तो अब वो दुकानदार बहुत रश में फंसा हुआ था, तो वो बंदा बार बार पूछ रहे, कराची में खतरनाक इलाके कौन से है जहां मैं ना जाऊं। तो उसने कहा, "हाँ, बस ये है, अपना लियारी है और इलांडी है।" तो उसने कहा, "और कौन से है?" तो उसने कहा, "भाई यही है।" तो मैं खड़ा था, मैंने कहा, "सर, आपके लिए कोई इलाका खतरनाक नहीं है, यहाँ पर टारगेट किलिंग का मकसद होते हैं, मुतय्यन निशाना है, और वो मैं पिछले 22-20 साल से रह रहा हूँ, हमें आज तक किसी ने टच नहीं किया, आके छुआ नहीं। ठीक है भाई, तू कौन, कहाँ से आया?" तो मैंने कहा, ये इस तरह आपके लिए पूरा कराची जो है, कहीं पे खतरा नहीं है, और अगर खतरा है तो ये जहां आप खड़े यहाँ पर भी। तो इसराइल ने तो ये किया कि उन्होंने टारगेट को निशाना बनाया, लेकिन अब जब आपका ईरान हमला कर रहा है, ठीक है, तो आपके मजहब की रूह से भी ये मना है, आलिमी जंगी कवानीन की रूह से भी ये मना है कि आप सिविलियन आबादी को निशाना बनाए। तो ईरान तो उनकी बड़ी बड़ी इमारतें गिरा रहे हैं, और वहां पर मेरे ख्याल से आम लोगों को भी जिबा कर रहे हैं, तो इसकी क्या वो है, तो जी क्या देंगे आप? इस वक्त दुनिया में आलमी अमन और आलमी कानून के नफाज हम्म, के जिम्मेदार इदारे का नाम है अक़वाम मुत्तहिदा। ठीक। ऐसे ही
हम्म। अक़वाम मुत्तहिदा का ज़ैली इदारा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आलमी फौजदारी अदालत, जिसका काम है ये तयन करना कि जंगों के दौरान कौन लोग हैं जिन्होंने जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है। इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू दुनिया के 145 ममालिक में जो आईसीसी के सिग्नेटरी हैं वहां मतलूब मुजरम है जंगी जराइम। इसराइल के साबका वजीर दिफा युआव गिलान उनके साथ। हम्म। याहिया सिनवार भी जंगी मुजरम है, 3 लोग, वो तीसरा तो उन्हें मार दिया। हम्म। तीसरे को तो इसराइल ने मार दिया। जो 2 जिंदा बचे हुए हैं उन्हें कब पकड़ के आलमी अदालत के हवाले किया जाएगा ताकि उन पर मुकदमा चलाकर उनको सजाए मौत दी जाए, क्योंकि वो अब तक एलानिया 60,000 मासूम लोगों को कत्ल कर चुके हैं, जिनमें 18,000 बच्चे, 20,000 औरत। ठीक है। इसराइल गजा में टेंटों सब कर। टेंटों पर टेंटों पर हाँ। F-35 जहाजों से हमले करता है। ठीक यानी हो गया। ये हथियार की भी तौहीन। कल परसों जब उन्होंने ईरान में मिसाइल हमले किए और टारगेट किलिंग की, तो उसके नतीजे में 40 औरतें और बच्चे मारे गए। एक अच्छा। साइंसदान आपका टारगेट है, उसकी बीवी और उसका बच्चा क्यों मार रहे हैं भाई? हम्म। अगर आलमी कवानीन की बात देखनी चाहिए तो दुनिया का कोई मुल्क किसी और मुल्क की सॉवरन यानी बाला ऐसा ही है। खुद मुख्तार फजाई हदूद में नहीं जाता। दुनिया के लेकिन किसी जब एक मुल्क का दूसरे, नाम जब एक, दूस एक, जब दे यार आप जब सवाल, दूसरे जब तक भाई सब जब, अच्छा। अच्छा चले चले चले, बोले बोले। इसरा, हाँ, इसराइल गुज़िश्ता कई सालों से शाम, लबनान, उर्दन, इराक, यमन, ईरान, यहाँ बगैर किसी रुकावट के फजाई हमले करता है, मिसाइल फायर करता है, ड्रोन मारता है, जो मर्जी करता है। ये जमहूरियत, इंसानी हकूक, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसको आज़ादी इज़हार राय कहते हैं, और इंसानों का यकसां एहतराम और इंसानों की बराबरी, ये जो 4-5 असूल मगरबी तहजीब ने वर्ल्ड आर्डर के तौर पर सेकंड वर्ल्ड वार के बाद दिए थे, और ये कहा था कि हम इनके मुहाफिजीन हैं। अमेरिका, बरतानिया, मगरबी यूरोप के चेहरों पर फैला हुआ झूठा नकाब इसराइल ने अक्टूबर 2023 से लेकर आज तक बिल्कुल साफ कर दिया, पाक कर दिया है। बरतानिया के हवाई जहाज और बरतानिया का तैयारा बरदार जहाज आज मशरिक वस्ता पहुंच रहा है इसराइल की हिमायत में। कल फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने कहा है कि फ्रांसीसी जहाज़ों को इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खित्ते में भेज रहे हैं, और अमरीकी जहाज़ और अमरीकी इंटेलिजेंस और अमरीकी इंतज़ामिया हर रोज़ मिलियंस ऑफ डॉलर के वेपन्स इसराइल को डिलीवर कर रही है। ऐसी सूरत हाल में कैसा इंसानी हकूक, कैसा आलमी कानून, कैसी अखलाकियात की बातें, ये बड़ी अजीब सी लगती हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया, ये आपने बता दिया। मैं इसमें सिर्फ ये आप अब मिसाल के तौर पर, आप पाकिस्तान जैसा मुल्क है, अफगानिस्तान भी आपको तस्लीम ना करे, भारत भी आपको तस्लीम ना करे, चाइना भी आपको तस्लीम ना करे, ठीक है, और उससे थोड़ा सा आप आगे जाके ईरान भी आपको तस्लीम ना करे, उन सबका ये हो कि भाई ये नाजायज रियासत है, इसको सफाई हस्ती से हमने मिटाना है, उनका वो दीनी अकीदे की हद तक ये बात इन सब मुल्कों के दिमाग में हो, तो मैं बहैसियत एक पाकिस्तानी रियासत की, मैं तो हालत जंग में हूँ इन सब मुल्कों से, और मुझे ये पता है कि किसी भी वक्त इनकी तरफ से जैसे ही इनको कोई ताकत कुव्वत मिले, इन्होंने मुझे सफाई हस्ती से मिटाना है, ठीक है ना। तो उस सूरत हाल में, एक तो ये सूरत हाल है, दूसरा फिर ईरान गुजश्ता 30-35 साल से प्रॉक्सी जंग करके इसराइल का उसने जीना हराम किया हुआ है, ठीक है ना। और उसकी पूरी ख्वाहिश और कोशिश हमेशा ये रही कि जंग हम बाहर ही लड़ेंगे, बाहर के लोग मरे, खपे, जलील हो, अपाहिज हो, बच्चे यतीम हो, औरतें बेवा हो जाए, बाढ़ में जाए, भाई हम तो अपने मकासद कुछ है उसको हासिल करना है। उसकी इन्होंने पूरी पट्टी बिछाई इराक से लेकर लुबनान तक, और हर वक्त इन्होंने उन दहशतगर्द तंजीमों को, या जिनको आप हुर्रियत पसंद कहे, जो भी आप नाम दे, उनकी हमेशा उन्होंने पुष्ट पनाही की, किसके खिलाफ? इसराइल के खिलाफ। तो इस सूरत हाल में भी आप यही भाषण हमें देंगे बहैसियत एक नौजवान तरक्की पसंद दानिश्वर के, जो अभी आपने हमें दिया है? इसराइल तो भाई हमला करेगा तो उसके लिए जवाज है ना, हर सूरत में जवाज है उसके पास। देखे ना, सऊदी अरब पे हमला नहीं कर रहे, वो मिस्र पे नहीं कर रहे,
दूसरे मुल्क क्या तुर्की पे नहीं, क्यों उधर ठीक है वो सब भी इसके खिलाफ है, चलो मिस्र और तुर्की ने तो तस्लीम किया हुआ है, लेकिन उन मुल्कों की तरफ से उसको ये पता है भाई इनके बयानात के हद तक ये इनकी बात है, न ये किसी प्रॉक्सी जंग का हिस्सा है, न यहाँ पर हमारे ऊपर हमला करने वाले हमास और हिजबुल्लाह और हौसियों के यमनी हौसी इनमें से किसी को ये ममालिक पाल नहीं रहे, तो उनकी तरफ उन पे वो हमला नहीं कर रहे। एक मुल्क ये कह रहे हैं नहीं हम इन सब को ऑन करते हैं, इनको हम इनके पुष्ट पे हम खड़े हैं, और ये सब के सब इसराइल पे अटैक कर रहे हैं, तो फिर क्या इसराइल के लिए इतना भी आप हक तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि वो अपने पेशगी जो उस हमले से पहले, ये भी अक़दामी जंग नहीं है, ये डिफेंसिव लड़ाई है, इसराइल का हमला भी ये जारहियत नहीं है जिसको आप लोग बना रहे हैं, इतनी तवील साल आप उसकी पीठ पे जाके एक शेर सोया हुआ है उसको दुम दबा रहे हैं, उसको दूसरी तरफ से आप उंगुल कर रहे हैं फलाना कर रहे हो, तो एक दिन उससे उठ के आपको पिटाई शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। इसराइल अपने क्याम से लेकर आज तक अपने वजूद की जंग लड़ रहा है। हम्म। ऐसा ही है। बिल्कुल। इसराइल को उसके हमसाया 30 मुल्कों ने पहले दिन से तस्लीम नहीं की। नहीं किया, ठीक हो गया। जिन मुल्कों को आप कहते हैं कि उन्होंने तस्लीम किया हुआ है, उनकी तस्लीम, उनकी उनकी रजामंदी और तस्लीमियत, जो भी उसको कहें, रिकग्निशन, वो सारी की सारी बेईमाना, लिजिटिमेट और लीगल कंसिडर नहीं होती कि वो ममालिक खुद आमरीतें हैं या बादशाहतें हैं बेईमानों की। अवाम की हिमायत नहीं है, ठीक है। हो गया। अवामी हिमायत नहीं। ठीक हो गया। आगे चले। मैं आपने मुझे दावत दी है, मुझे और मेरी बीवी को, क्या उस कर आओ और आकर हमारे देहात में रहो और मेरे घर हम्म। में ठहरो। मैं इसके लिए बड़ा मशहूर हूँ। आप जी सलूट है। जी आप थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल वेलकम भाई। मेरा मेरा वही प्लान है जो इसराइल का प्लान है। ठीक है ठीक है। भाई तो बिल्कुल ठीक है। तो तो आपकी गैरत और रबियत का इम्तिहान लेंगे, वहां जाकर आपके मकान पर कब्जा करेंगे इंशाल्लाह। ओ ठीक भाई है ना। जब आप हमारे और उसे देखो ना मेरे। और नहीं, सुन लेना, ना सिर्फ ये कि कब्जा करेंगे, बल्कि यहाँ जवाद हमदानी को और अपने दोस्तों को जो फौज शौज में है उनसे भी ये कहेंगे कि जनाब, मैं ये नेक काम करने जा रहा हूँ, मुझे ख्वाब आया है कि ये मकान जो शमसुद्दीन ने सकरदू पे बनाया है, ये दरअसल मेरा और मेरी बीवी का है। ठीक है ना। ठीक। और बिल्कुल और ठीक हो और गया। और मैं कल जा रहा था रास्ते में, तो मुझे एक बुजुर्ग रास्ते में मिले, उन्होंने कहा कि यहाँ जमीन खोदो। तो मैंने खोदा तो नीचे से एक पुराना मुसवदा निकला। उस पर लिखा हुआ था, सकरदू शहर में, शिगर के पास, सकरदू के इलाके में, शिगर के पास 10 किलोमीटर के फासले पर फलां देहात में फलां नंबर मकान तुम्हारा है, और वो तुम्हारा ठीक हक है। है, और तुम्हें आज से 3,000 साल पहले या 4,000 साल पहले तुम्हारे आबा व अजदाद को, जो कि असल में शिगर से आए थे, निकाल दिया गया था। अब वो मुझे मुसवदा मिल गया है, वो कागज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये कागज देखो, ये तो हमारा है। तो अगर आपने दे दिया तो ठीक, ना दिया तो मैं आपकी मां बहन करूंगा। ऐसी बहुत सूरत बढ़िया। हाल में मैं देखूंगा कि आपके चाचे मामे जो भी इधर उधर, आपके आपने कहा ना, वो पूरा इलाका ही मेरे रिश्तेदारों का है, सारे अजीज व कारिब है। तो देखते हैं वो मेरे साथ क्या करते हैं। बहुत अच्छी मिसाल दी। अब जो मेरे चाचे मामे भाई जो भी उधर पास पड़ोस के लोग थे उन बेचारों ने आपसे 4 मरतबा जंग लड़ी कि ए साढ़े परादा साढ़े पुत्र दा घर घर है खाली तुझसे कर। कब्जा, हाँ ए खाली कर। हाँ। तो उनको समझ में आ गया, चाचा फूफा मप्पड़ सबको कि ए भाई ये तो बहुत ताकतवर भाई, इसके पुष्ट पे इतनी बड़ी कुव्वत है, आलिमी ताकतें भी और इसकी अपनी ताकत भी इतनी ज्यादा है। हाँ। उन्होंने कर मैं अपने बच्चे मरवा दिए, बल्कि उन हमलों की वजह से आपने न सिर्फ मेरे घर बल्कि मेरे साथ साथ मेरे बल्कि चचा के चाचू बाबू के। उनके घरों पे भी कब्जा किया। तो अब उन सबको यह समझ में आया भाई इसका हल ये है, खामोशी से सफारती बहस पे और इस तरह से इस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं, शोजब साहब कोई बंदे का पुत्र बन जाए, इसके दिल में कोई रहम आ जाए और ये कुछ बेहतर हो और जाए ये चला उसमें से जाए। एक। और ये चला हाँ नहीं जाए। नहीं। हाँ, जी चला देखो अब। हाँ चले चला भी जाए, कुछ लोगों का ये यहाँ पर ये कि चलो चला ना जाए, जितना कब्जा कर लिया जितना आपके पास है भाई यहाँ तक महदूद रहे, हम सब पे ना है। उनको ये बात समझ में आई तो उन्होंने अपने आप को इससे पीछे हटा दिया और आपने उनको मारा, बुरकस निकाल के उनको खामोश रहने पे मनाया। आपने हाँ। मजबूर कर उनकी दिया। अब लाशों उसमें पर से नाच कर हाँ, मैंने आपको मनाया। अब एक मेरा जो मामू कहे या चाचा वो बड़ा, उसने कहा ओ नहीं भाई, अच्छा वो चाचा जो है वो उस इलाके से इतना फासले पे है, बहुत ज्यादा फासले पे है कि भाई तो अगर उसी कोई देहात सुन में रहता है, सुन उसी तो लेना मशरक के वस्ता सुन। वाले देहात में रहता है। हाँ बिल्कुल। उस देहात के अंदर यानी बीच में मेरे ख्याल से 10-15 देहातों को छोड़कर एक देहात के अंदर मेरे एक चाचा रहता था या मामू, उसने कहा "ओए, तुम सब बेगैरत हो, बेहया हो, बेहमियत हो, हमियत नाम था जिसका, गई अरबों के घर से हो, तुम लोग साले शैतान के पुजारी हो और बनु उम्मिया के परवरदा लोगो, तेरी तो मैं देखता हूँ शोजब नु।" उसने वहां से आस पास मेरे मोहल्ले के कुछ
बेचारे बेरोजगार लोगों को या थोड़े जज्बाती लोगों को गैरत दिला दिला के कहा भाई तुम लोग शोजब को रोज एक एक पत्थर मारो, इसको जो है ना उंगुल करते रहो, हो सकता है ये किसी दिन तंग आके आप लोगों को, अब चाचे का मामा शमसुद्दीन का जो आप लोगों का रिश्तेदार, उसका घर वापस, ठीक है। एक दिन आया कि उस शोजब अस्करी ने कहा बेटा ठीक है तुम्हें मैं समझाता हूँ। उसने डायरेक्ट जाके उस देहात पे हमला किया जहां पर वो चाचा रह रहा था। उस चाचा को तो आप इतना चाहिए, वो तो, ये तो पूरी ख्वाहिश थी कि ये मेरे आसपास जो मैंने गमाश्ते बैठाए यही लड़ते रहे, वो आग की तपिश मेरे घर तक ना आए। अब जब तपिश उसके घर पे पहुंच गया तो उसका तो चीखो चिल्ला रहे भाई चुप करो, आप मुकाबला करो जवामर्दी से, अब आलिमी बरादरी फलाना इजलास बुलाओ और ये कर दो वो कर दो। तो नहीं करो ना आप, अगर आपने ये मिसाल दी ही है तो भाई आप सब मिलकर इसराइल को सब हैसियत से मिटाना चाहते हैं, आप सब उसको नाजायज रियासत कहते हैं, आप सबका ये ख्याल है कि इसने फलस्तीनी मुसलमानों के जमीनों पर कब्जा करके एक नाजायज रियासत का कयाम किया है, ये सब आपका नैरेटिव है। और उसका जब भी आपको ताकत कुव्वत हौसला मिले, मौका मिले, आपने उसको खत्म करके फलस्तीनी रियासत को कायम करना है, या जहां तक आलमी कवानीन ने मान लिया उसको वहां तक महदूद करना है। तो उस सूरत में फिर इसराइल क्या करे आप बताओ। बिल्कुल जायज उसका हमला है, वो बिल्कुल जो जो उसके ऊपर हमलावर हो उनका डंग निकालना चाहिए उसको। बिल्कुल ठीक, जो वो कर रहा है वो जायज है, तो जो ये कर रहे हैं ये जायज है। नहीं तो ये किस बुनियाद पे कर रहे हैं भाई, मतलब आप किस बुनियाद पे उस 10 देहात के बाद जो हाँ, एक परसों देहात। सुबह जुमे वाले दिन ना, जुमे वाले दिन सुबह फजर के बाद ईरान के मिसाइलों ने जाकर इसराइल के अंदर हमले किए, और ईरानी जहाज गए और उन्होंने जाकर इसराइल को तबाह किया, और उसके बाद इसराइल अपनी बका की जंग लड़। हम्म, नहीं आप जिस सत्तर दुनिया में साल रह जब से आप इसराइल कायम है उस वक्त से वो अपनी दिफा की लड़ाई लड़ हाँ रहे हैं हाँ, भाई, मैं ये क्या कह हो रहा हूँ गया कि आपको। आप जिस सैयारे पर रहते हैं वहां पर इसराइल मजलूम है। हम्म आप जिस सैयारे पर रहते हैं वहां अरब और ईरान जालिम है। ये सैयारे जमीन की बात हो रही है, यहाँ हम्म पर जो इसराइल है ना, वहाँ का क्याम वर्ल्ड वार 2 के जीतने वाले मुल्कों ने किया था। कोई डेमोक्रेटिक या कोई अवामी राय या कोई अवामी कबूलियत के बगैर। नहीं है, और ठीक है उस। और एक सेकंड ना, अब इतनी तकरीर की मेरी भी सुन लो। हाँ, ठीक है। यार खुदा जी की जी सर कसम सर सर शमसुद्दीन, सर सर, मैं तुम्हारी बात सुनना भी एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, वो एक हौसला है। हौसला है। बेवकूफाना बातें सुनना हौसला रखना चाहिए भाई, कभी कभार आपको, आपको ऐसे कम पढ़े लिखे लोग भी टकराएंगे जो ऐसी बातें भी करेंगे। नहीं, मैं कम पढ़े लिखे लोगों से मुझे कोई मसला नहीं, कोई कम पढ़ा लिखा नहीं होता। हाँ। मैं हूं ना आपके मुकाबले पे, इसलिए नहीं कह नहीं, रहा हूँ। हाँ खैर आप बताएं बताएं, आप अपनी मैं गुफ्तगू गुजारिश जारी रखिए। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इस सरजमीन पर, जिसको प्लेनेट अर्थ कहते हैं, सैयारा जमीन, यहाँ पर इसराइल नामी एक मुल्क है जिसके कयाम की मुखालफत दुनिया के 150 मुल्क करते हैं। ठीक है। और जिसे पिछले साल अक़वाम मुत्तहिदा ने कातिल वार क्रिमिनल डिक्लेयर किया है, जिस जिसके पिछले 2 सालों के इकदामात को जेनोसाइड, नस्ल कुशी, अक़वाम मुत्तहिदा इसलिए बनाई गई थी कि दुनिया में कोई नस्ल कुशी कभी ना हो। यहूदियों का जब होलोकास्ट या कत्लेआम किया गया था, तो ऐसा कोई वाकया दोबारा दुनिया में कभी पेश ना आए, नेवर अगेन। तो वो ठीक है। जो जिन मकासद के लिए और आलमी कानून और आलमी ज़ाब्ते और आलमी इदारे कायम किए गए थे, इसराइली रियासत ने अपने क्याम से लेकर आज तक मुसलसल उनको बलियामेट किया है। दुनिया बहुत पेचीदा है, ये जो अमेरिका ने वर्ल्ड ऑर्डर बनाया था ये बहुत पेचीदा है, और इसमें एक तरफ जमहूरियत, इंसानियत, हुकूक इंसानी, आज़ादी इजहार राय, जिनसी आज़ादी, आप कुछ भी करें, आप आज़ाद हैं। अगर आप मुआशरे के मुर्रवज आप बनाए हुए कवानीन के खिलाफ नहीं है, यू आर फ्री टू डू वट एवर। आप खुदा के कवानीन जो कि मुकद्दस किताबों में है उनको ठुकरा सकते हैं, आप अमेरिका के बनाए हुए कवानीन को नहीं ठुकरा सकते। ये इस तरह की है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बंद है, उसके तलबात पे पाबंदियां हैं, बोलने की आज़ादी नहीं है। पूरे के पूरे यूरोप और अमेरिका में फ़लस्तीन के हक में ये कहना कि फ़लस्तीन का परचम लहराऊंगा, इसकी भी इजाज़त नहीं है। तो ये जितनी वो सारी मुलम्माकारी थी, वो तो मैंने पहले भी गुजारिश की है, पिछले कई सालों में इसराइल ने वो पर्दा चाक कर दिया, सारी दुनिया ये बोलने लगी है। ये ठीक है। दुनिया इसी तरह रहती और इसराइल कायम रहता अगर दुनिया में चंद बड़ी इनकलाबी तब्दीलियां ना आ जाती। दुनिया में बड़ी इनकलाबी तब्दीलियों का नाम यह है कि अब अमेरिका दुनिया में अकेला सुपर पावर नहीं है, और सुपर पावर की
डेफिनेशन या वजाहत या तौजीह ये होती है, एक ऐसी ताकत जो दाखिली और खारजी दोनों मामलात में अपने सियासी बयानी को नाफिज करने की ताकत रखती है। एक सुपर पावर वो है जो दुनिया के अंदर अपनी मौकफ को मनवाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करता है, दाखिली भी खारजी। वो तीन मुल्क हैं, चीन, रूस, अमेरिका। इस वक्त दुनिया चीन, रूस और अमेरिका में तकसीम है, और दुनिया में अब ब्लॉक्स बन चुके हैं, ब्रिक्स। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान ब्रिक्स में। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, रूस, चीन और वस्त एशियाई पांच रियासतें, ईरान इसमें है। चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा दिया है जिसके तहत सारी दुनिया को माशी हालत में और इकोनॉमिक रिलेशनशिप में जोड़ दिया जाएगा, जिसका नाम है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। सी पैक उसका एक हिस्सा है, जिसके तहत पाकिस्तान में $56 बिलियन इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। पिछले साल सदर शी जिनपिंग ईरान गए थे, $256 अरब का मुआहिदा साइन हुआ है क्या यहाँ आप पर। इतनी लंबी तकरीर में क्या कहना चाह रहे हैं ना, हम खुल ये तो आप बात। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो कुछ पिछले 2-3 साल में आप मशरिक वस्ता में देख रहे हैं, ये अमरीकी वर्ल्ड ऑर्डर के डिक्लाइन और एशियन सुपर पावर्स के राइज होने के सबब, जो 80 साल पहले जंग अजीम दोम के बाद अमेरिका और वेस्ट ने एक वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील दिया था। इस वर्ल्ड ऑर्डर में मशरिक वस्ता को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने थानेदार का डंडा इसराइल के हाथ में पकड़ाकर उसे मशरिक वस्ता के एन कल्ब में बिठाया था कि यहां से तेल की तरसील यूरोप और अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं होगी। यहाँ के लोगों की हुकूमतें और जिंदगियां यूरोप और अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं होंगे। मशरिक वस्ता में जमहूरियत, इंसानियत और हकूक इंसानी का सबसे बड़ा कातिल अमेरिका और इसराइल है। आप जानते हैं और मैं भी जानता हूं, अगर कहेंगे तो एक एक वाकया सुनाता रहूंगा और अगले 4 घंटे इस बात में गुजर जाएंगे कब अमेरिका और इसराइल ने अवामी हुकूमतों और अवामी ख्वाहिशों का खून किया है। प्लीज, ये आप अच्छा कर रहे हैं, आप जो ठीक है। सवालात पूछ रहे हैं वो बहुत अच्छे सवालात हैं, लेकिन लेकिन अब वो बात बहुत आगे निकल गई है, वो बहुत हाँ, आगे निकल पिट रहा। गए हैं। हाँ। हाँ, इसीलिए मैं, आपने भी जो मिसालें थे ना, मैं तुम्हारे घर मेहमान बन के आऊँ, कब्जा, ये सब भी पिटी हुई बात है। ये कोई हक देखो, जब ये इसराइल को कायम किया गया तो उस वक्त दुनिया का जो उर्फ था, जो सिस्टम था, वो कुछ और था। उससे पहले जो आप लोगों ने कब्जा किया फलस्तीन पे जाके, मुसलमानों ने, आपकी खिलाफत के दौर में, और इतने अरसे तक आप लोगों ने वहां पर कब्जा जमाए रखा। उससे पहले मसीहियों ने कब्जा किया, उससे पहले यहूदी थे। भाई उस दौर के हिसाब से ये हो रहा था ना। तो जब आलमी तौर पर नौआबादियाती निजाम को लपेटा जाना लगा और सब उनकी ताकतें खत्म हो, तो उन्होंने जो एक आपका पाकिस्तान कहाँ से बना है, उसी बुनियाद पे बना हुआ है। उन्होंने जाते उन्होंने कहा भाई चलो बंटवारा करते हैं, भाई तुम इधर रहो तुम उधर रहो, और वो ऐसा बंटवारा किया कि माशाल्लाह से दोनों मुल्क गुर्बत की चक्की के सबसे नीचे जा रहे के बावजूद सारा खर्चा जो है ना अपने अपनी जान बचाने पे। तो उस सूरत वो तो बेहसी अब बोसीदा है, जो आप लोग ये मिसालें दे दे के समझाते हैं ना। अब आप बहैसियत माहिर उमूर मशरिक वस्ता, एक तरक्की पसंद दानश्वर और एक हसास दिल रखने वाले इंसान के, आप इस इसराइल में रहने वाले यहूदियों को भी इंसान समझ के बात कीजिए, अरब में रहने वाले मुसलमानों को भी मुसलमान, एक सेकंड, मुझे पता है, उसको भी इंसान समझ के बात करते हुए अब आप मुझे ये बताएं, मुझे से मुराद कि सुनने वालों को, मुझे भी जाहिर सी बात है, हम हमारी इस बात से ना इसराइल की पॉलिसी पे असर पड़ने, ना ईरान वगैरह, लेकिन हम चूंकि समझना चाह रहे हैं आप जैसे स्कॉलर से कि वो क्या मसले का हल क्या है, क्या किया जाए, कि जिसके बाद आपके यहाँ से ये सारी प्रॉक्सी और लड़ाइयाँ, उधर से हौसी यमनियों की तरफ से जो हो रहा है, इधर से हमास नामी तंजीम की तरफ से, इधर हिजबुल्ला, ये सब खत्म हो जाए। दो सूरत है, या इसराइल को बिल्कुल खत्म करके सफाई से मिटा के उन सबको जहां जहां से ये बेचारे आए हुए बेयारो मददगार थे ये लोग, उनको वापस उधर भेज दिया जाए, या इसराइल नाम की रियासत को आप कहते हैं इसको कायम रखे, फिर मसले का हल ये क्या हो सकता है, आप बता दें मुझे फिर। तो ये आखिरी सवाल है हमारी गुफ्तगू का, नहीं क्योंकि नहीं, हमारी गुफ्तगू नहीं बहुत। नहीं भाई, मेरे एक दो सवालात रहते हैं, सिर्फ दो सवाल और करूंगा बस। अच्छा। आप इसका मेरे वो आप मेरे वो मेहमान नहीं है जिनके साथ में बड़ा उस तरह से ना, आप मेरे ऑडियंस नहीं, मेरे मतलब मेरे हमारी गुफ्तगू में बकवास ज्यादा है ना, मुझे इसलिए खौफ हो रहा नहीं है कि नहीं, कहीं ये ना हो कि। आप इतने देर से बकवास कर रहे थे, ये तो आपने शुरू में बताना था भाई। हाँ। मैं तो क्यों आपको हम इतना संजीदा मैं तो आपको अच्छा। इतना संजीदा और मौजू के माहिर के हिसाब से बात करके इतना फायदा हासिल कर रहा हूँ, ला हौल वला अच्छा, कुव्वत। खैर चला आगे। गुजारिश ये है कि जी। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अब फलस्तीन इसराइल के तनाज़े में जो पेचीदगी आ चुकी है, दो दो रियासती हल मुमकिन नहीं। ठीक है। लेकिन अगेन
इसराइल की तरफ से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के बाद एक रियासती हल भी मुमकिन नजर नहीं आता, लेकिन चलो हम। ना आप बता दें क्या है, क्या करें हम। भाई यार, ये 2023 से पहले तो सबसे अच्छी बात यही थी कि एक रियासत बनाई जाए जिसमें तमाम जमहूरी कवानीन नाफिज कर दिए जाएं, तमाम लोगों को एक जैसे, जो जैसे पाकिस्तान में है, ये जैसे दुनिया के पाकिस्तान में तो चलो हम बहुत पाकिस्तान है बेहतरी की सबसे। गुंजाइश है। दुनिया के किसी भी मिसाली रियासत में जहां तमाम शहरी बराबर होते हैं, ऐसी कोई रियासत कायम कर दिए जाए और जो भी लोग उस इलाके के बाशिंदे हैं उन लोगों को एक जैसे यकसां शहरी हकूक दे दिए जाएं, तनाज़ा ही खत्म यानी हो उससे जाएगा। फलस्तीन इसराइल वगैरह चक्कर ना हो, ये पूरी पट्टी जिस पे अभी फलस्तीनी या हाँ, गजा और फ्रॉम द दूसरी रिवर टू बस्ती। दरियाए उर्दन ठीक। से लेकर बहेरा कुल्जम तक ठीक। सारे का सारा ओके। एक रियासत हो। हाँ, ठीक, ये 2023 से पहले आप कह रहे कि ये था कि ये हो जाता। तो ये फिर होना आप। चाहता। अब ये हुआ है कि 2023 में इसराइल ने जी जी फरमाएं। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी, कत्लेआम, यानी कब किया बर्बरियत ये? की वो, ये 2023 अक्टूबर के बाद से अब तक जो 60,000 तो गजा ये में शुरू कैसे, ये शुरू कैसे हुआ था? ये शुरू हुआ था जब 2005 में इसराइल ने गजा का मुहासरा करके उसके ऊपर आग, खून की बारिश करके पानी, खुराक, हर चीज बंद कर दी। ठीक। 2005 सितंबर से लेकर अक्टूबर 2023 तक गजा के अच्छा। लोग दुनिया की सबसे बड़े मुहासरे और सबसे बड़ी जेल में थे। इस दौरान ठीक। वहां कैद 23 लाख लोगों ने पूरी कोशिश करके गजा का मुहासरा तुड़वाने की कोशिश की। इस दौरान 20 दफा इसराइल ने इस जेल पर बमबारी करके हजारों लोगों को कत्ल किया, और इन हजारों में हजारों बच्चे पहले से शामिल हैं। फिर और जब इस इस जेल के और कैदियों की फिर तरफ जब से कुछ हो रहा था? इस जेल के कैदियों ने जब अपनी सलाखों से सर फोड़ा 7 अक्टूबर 2023 को, ठीक, ये मैं समझना चाहता हूँ, थैंक यू। तो उसके ठीक। बाद साठ अच्छा। हजार लोग मार दिए गए जेल में। ठीक। यार, 3 महीने हो गए हैं, खुराक बंद है। हम्म, बहुत बड़ा अलमिया है ये, इंसानी अलमिया। लेकिन अब ये है ना, अब ये हो गया, अब ये फरमा रहे कि 23 की 2 अक्टूबर के बाद फिर अब आप क्या फरमा रहे हैं, मसले का हल आप क्या हो सकता है आइडियल? वो तमाम लोग जिन लोगों ने इस सारे अरसे के दौरान इंसानियत सोच जराइम किए हैं और वो रिकॉर्डेड है, ठीक है। आईसीसी के रिकॉर्ड पर हैं। आईसीसी ने कुछ लोगों को मुजरम डिक्लेयर कर दिया है, कुछ लोगों को उन्होंने करना है। जैसे जंग अजीम दोम के बाद नूरनबर्ग ट्रायल हुआ था और नाजियों को चुन चुन के, ढूंढ ढूंढ के ट्रायल करके, मुकदमात का सामना करके सजाएं सुनाई गई थी। तमाम लोग जिन्होंने इस तनाज़े में इंसानियत सोच जराइम का इर्तिकाब किया है, वो ढूंढें, पकड़ें, सजा दें, लोगों को इंसाफ होता हुआ नजर आए, लोग ये माने कि हाँ, हम इंसानी अकदार और इंसानी शरफ के तहत जो एक मकाम आपको मुझे आज़ाद दुनिया में हासिल है, वो हर एक अरब, फलस्तीनी, इसराइली, सही। वो कोई भी हो, उसको हासिल है। इस तरह ठीक है फिर। अब 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 आजादी इंसाफ के बगैर देना, अब फलस्तीनियों को इंसाफ किए बगैर आजादी देना निजाम इंसाफ के खिलाफ होगा। नहीं तो क्या आप फरमा रहे क्या किया जाए कि इजरायली जितने लोगों ने इसमें हिस्सा लिया मारने में, उन सबको ट्रायल करके खत्म किया जाए, सजाएं दी जाएं? जो भी जंग के आलमी कवानीन जी हैं जी। उनका नाम है जेनीवा कन्वेंशन। उस वो जेनीवा इसराइल के लोग हैं कन्वेंशन, ना, फलस्तीनी क्यों? तो नहीं है ना उसमें अच्छा, फलस्तीन की तरफ से ही मुजरिमीन है। बिल्कुल, याहिया सिनवार गजा लोगों के। को। मैं अच्छा अच्छा ठीक। आईसीसी को इसलिए सलाम पेश करता हूं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट को इसलिए तो सलाम पेश करूं कि वो नेतन्याहू और युवाब गिलांत को वारंट गिरफ्तारी जारी करती है। और जब वो कहे कि हमास के 4-6 लोगों ने जो ये किया है ये अच्छी बात नहीं है, मतलब बच्चों को मारा है, औरतों को मारा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, इन पर भी वही कानून तो यकसान तौर पर नाफिज होता है। तो हर वो शख्स ठीक। जो ये हो फलस्तीनी, गया। उसके इसराइली, बाद, हाँ, उसके फिर बाद क्या इंसाफ होगा? दिया, फिर हो गया। फिर लोगों को इंसाफ होता हुआ नजर आए, आजादी दे दीजिए। ये हो आजादी गया वही है इन जो मैं सबको। इन सबको। आजादी वही है कि उर्दन से लेकर समुंदर तक एक रियासत, यकसा कानून। नहीं नहीं नहीं, वो ये तो 2023 से पहले काल था ना, वो तो नहीं हुआ। अब आपने फरमाया कि जितने लोगों ने जराइम किए उन सबको करके 2023 फिर से वही। पहले, एक सेकंड सुन ले 2023, ना। यार जो मैंने कहा है ना उसकी आप वजाहत क्यों दे रहे हैं, मैं मुझे ही देने देना। मैं नहीं दे रहा हूं, मैं सवाल कर रहा हूँ मेरे भाई अच्छा, मोहतरम। सवाल कर, ठीक। आपने ये फरमाया ना कि 2023 से पहले तो ये था, उसके बाद अब ये हो गया। इन सारे जंगी जराइम में मुलवस लोगों को जो
मजहब, अकीदा, नस्ल से बालतर हो कि जो भी मुजरिम साबित हो उसको उसी तरह सजा दी जाए जिस तरह से हुआ नाजी उनके साथ। उसके बाद फिर आगे फरमाने कि फिर एक रियासती हल हो जिसके अंदर यानी एक सब लोग बराबर। जमहूरी, लिबरल जमहूरी रियासत हो, जिसके अंदर बिल्कुल। जिसको अवाम वोट दे, चाहे वो यहूदी किसी बंदे को वोट मिले, नेतन्याहू को लोग वोट दे, या इधर कौन है आजकल हमास का, या यस, नहीं या सिनवार को वोट देना हम, मतलब वो ऐसी। या इसनवार हम को वोट अफसर दे, या इस्माइल, हाँ, यानी किसी इस्माइल को भी हानिया वोट को दें। दे। बिल्कुल, यहाँ जिस तरह पाकिस्तान में है, यहाँ पर जिस पार्टी को, यहाँ तो चलो पार्टियों से नहीं, जहां पर जो हम एक मिसाली जमहूरियत की, मतलब हाँ, आप मतलब हमेशा अमेरिका आगाज, में। आप हमेशा आगाज तो आइडियलिज्म से करते हैं, अमेरिका में भी मैं आइडियलिज्म नहीं। ठीक ठीक, तो अब ये तो दोनों, अब ये दोनों नामुमकिन में से, ते हुण की होगा, ऐसे ही लड़ाई होती रहेगी, ये चलता रहेगा। अब आपने मुझसे पूछा कि इसका ठीक आइडियल हल क्या है, वो मैंने बताया। अब ठीक मुझसे पूछो कि ठीक। इसका अब जमीनी है, अब इसका आप ये भी पूछ सकते हैं कि शौजब, जमीनी तौर पर इसका क्या हल है? मैंने तो सिर्फ हल पूछा था ना, अब तो आपने फिर बता दिया, बट ठीक है, मैंने समझा तो पूरा हो गया। मैंने आपको आइडियल हल बता दिया है। जो अब जो ग्राउंड पर गैर रियलिटी आइडियल है हल वो, है। ग्राउंड पर रियलिटी ये है कि शमसुद्दीन, सच ये है कि अब दोनों मुल्क पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ चुके हैं। कबर एक है, मुर्दे दो हैं। मुड़ देते, कौन से दो मुल्क? ईरान और इसराइल। इसराइल, या तो ईरान में इतनी ताकत होगी कि वो मिसाइल मार मार के इसराइल को मजबूर कर दे कि वो ये शिकस्त तस्लीम करे कि भाई हम पीछे हट रहे हैं। और या ये है कि इसराइल मार मार के ईरान की इनकलाबी हुकूमत को इतना कमजोर कर दे कि वो खत्म ही हो जाए। सही। अच्छा, ये तो चूंकि पेश मंजर में मैंने पूछना था, चलो आप यहाँ पर बात आ ही गई है, तो आपको अभी तक जो कुछ हुआ है इसकी बुनियाद पे आपका तजिया क्या है? मैं आपको पेशगोई तो नहीं कहूंगा, जाहिर से तो तजिया गलत भी हो जाता है, पेशगोइयां भी गलत हाँ मेरा, होती हैं। आप बिल्कुल बिल्कुल, दोनों चीजें, कोई तज्जिया नहीं है। मेरा अंदाजा है जो कि यकीनन गलत साबित हो सकता है, वो ये है कि इसराइल ने अब तक तो ये साबित किया है कि दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उसे रोक सकती। और हम्म जिस एक ताकत का सबसे ज्यादा उसने मजाक उड़ाया है वो अमेरिका है। मुझे याद है, बाइडन कहा करते थे अगर इसराइली अफवाज रफा में दाखिल हुई तो ये रेड लाइन हो। हम्म अगर इसराइली अफवाज वो मिस्र की सरहद पर गई तो ये रेड लाइन। अगर इसराइली अफवाज फलाने गजा की फलानी नुक्कड़ में गई तो ये रेड लाइन। अगर इसराइल ने अस्पतालों को तबाह किया तो ये रेड, गजा में ना कोई अस्पताल, ना कोई रेड लाइन है, कुछ भी बाकी नहीं, फ्लैट है। ठीक। तो वो जो बाइडन, नहीं तो क्या होगा आप पता है ना, मतलब आप जो, मैं आपको जो यही, अंदाजा है। मेरा ये अंदाजा है कि ये दोनों मुल्क एक दूसरे की नफरत में और एक दूसरे के खिलाफ इस हद तक जा चुके हैं कि या मुकम्मल जीत ईरान की होनी चाहिए और या मुकम्मल जीत इसराइल की होनी चाहिए। किसी, ये ऐसा नहीं होगा कि दोनों मुल्क फेस सेविंग करके कहेंगे हम भी जीत गए, हम भी जीत गए, और अपनी आवाम को मुतमईन करेंगे, और वो कहेंगे हम भी जीत गए, हम भी जीत गए, अपनी आवाम को मुतमईन करेंगे। आवाम का नुकसान जिस तरह गजा में हुआ है, जिस तरह बैरूत में हुआ है, जिस तरह दमिश्क में हुआ है, उसी तरह तेहरान में होगा। हम्म और ये इसराइल को उस दिन समझ आएगी जिस दिन इस फहरिस्त में हाइफा और तिल अबीब भी शामिल होगा। हाइफा और तिल अबीब की बारी ऐसा ही है। आ चुकी। सही। तो अभी आपको यानी पलड़ा क्या लग रहा है अभी तक, यानी दोनों मुल्कों के पास मौजूद वसाइल, ताकत, आलमी सारे मंजर नाजमे को रखते हुए? मेरे हाथ में तराजू पकड़ाओ और एक तरफ 5 किलो का वट्टा रखो और एक तरफ 1 किलो का वट्टा रखो, और फिर मुझसे पूछो सही। शौजब तराजू ठीक किस तरफ भारी है। ठीक, चले मैं आखिरी एक सवाल कर रहा हूँ, फिर उसका तो आपकी बड़ी नवाजिश है भैया, आपने दोस्ती हो, दोस्त होने का मैं ऐसे नाजायज फायदा उठाता हूँ ना कि आपकी सोच है, देखें। अच्छा, अब शमसुद्दीन, इस पंखा नहीं वक्त चल रहा, पंखा नहीं चल रहा, और ये इस्लामाबाद का गर्म इतवार है, और मैं इस कमरे में बगैर पंखे के, बगैर ठंडी फजा के 12 बजे से आपके साथ बैठा हूँ माशाल्लाह, और 2 बज के 20 मिनट हुए। लेकिन माशाल्लाह से आपकी पिशानी पे, चेहरे अनवर पे पसीने का एक बूंद नजर नहीं आ रहा, तो ये भी अब मैं करामात बार है बार शोजा ऐसे पस्कर। करके खुश कर ले, ये कोई करामात नहीं है, मैं ऐसे करके खुश कर लेता हूँ भाई। सॉरी, बस आखिरी। अच्छा, इस वक्त जब ये सब कुछ हो गया, तो एक लिहाज से देखा जाए तो ईरान, मतलब ठीक है, सऊदी अरब ने भी बयान दे दिया और फलाना, पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही जज्बाती नजर आ रहा है इसके अंदर, पता नहीं क्या वजह है उसकी।
तो उसमें ईरान के ऊपर यानी जो हमारे बहुत से दोस्त सोशल मीडिया पे लिखने वाले हैं, या जो इस वक्त ईरान और उस रिजीम के और जो रिवायत फ़क़ी के शदीद हामी लोग हैं, वो तमाम मुस्लिम ममालिक को ताने दे रहे हैं बेगैरती का, बेहमयती का, और ये अकेला इब्ने अली और फलाना पत्नी नाइब इमाम ने ये कर दिया और सारी दुनिया बेगैरत हो चुकी है। ठीक है, तो इस तन्हाई में क्या बाकी सब की बेगैरती ही वाहिद वजह है, या कुछ हरकतें उन्होंने अपनी भी है ईरान दी? यार ईरान दुनिया की बड़ी ब्लॉक्स का हिस्सा है। हो पाकिस्तान गया। ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान ठीक है। ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है। वो पाकिस्तान ठीक है, मैं ऐसी नहीं। मैं आप अभी सिफारती तनाई की बात कर रहे हो ना, तो सिफारती तनाई का जवाब तो दूंगा ना। ईरान दुनिया के 142 मुल्कों को जोड़ने वाले तिजारती राहदारी का पिवट है, सुतून, जिसका नाम ठीक BRI है। है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना अमेरिका का मुकाबिल है ये। ठीक है। इंडिया की फौज का जो भूत है, वो जो पिछले महीने उतरा है बुनियान और मरसूस के नतीजे में, हिंदुस्तान को तो नंगा कर दिया ना आपने जंग के मैदान में। तो ये आप थे जिन्होंने उनको नंगा किया कि चाइना का J-10 जहाज और P-15 मिसाइल और वो बियॉन्ड विजुअल रेंज जो आपको सलाहियतें चीन से मिली। आपकी फौज में भी ताकत है, जाहिर है, जज्बा है, ठीक तरबियत है, सारा कुछ है। जी। जी। लेकिन तो वसाइल जो साइंसी वसाइल चाइना से आए हैं, उसके नतीजे में हिंदुस्तान हो गया। जमीबोस हुआ पड़ा है और हो आपका गया। सिफारती झंडा आजकल चढ़ा हुआ है। ठीक है। तो अब वो यहाँ क्या है? चाइना, हाँ वो चाइना जिसके लिए पाकिस्तान सिफारती तौर पर अमेरिका के लिए इसराइल जैसी सूरत हाल है, वो चाइना ईरान के साथ मजबूत तरीन माशी रवाबित में जुड़ा हुआ है। ठीक हो गया। और वो रूस जो यूक्रेन में नेटो को जकड़ के बैठा हुआ है, उस यूक्रेन के सारे ड्रोन ईरान से बरामद होते हैं। ईरान पार्टनर है रूस का। ठीक तो हो गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन जंग को जंग का खात्मा या जंग का बाद नहीं समझ लेना चाहिए। ये जंग चल रही है और बिल्कुल। ये जंग चलेगी। और इस जंग में जैसे रूस को फंसाया है ना नेटो ने यूक्रेन में, रूस ना जीत पा रहा है, ना हार पा रहा है। सही है। सारी सारी दुनिया यूक्रेन को, यानी नेटो यूक्रेन को इमदाद देता है, यूक्रेनी मर रहे हैं। आज यूक्रेन के है। 3,200 फौजियों की लाशें रूस ने वापस की हैं। और इस दौरान 6 लाख तक के लगभग लोग मारे जा चुके हैं। कोई 3 साढ़े 3 लाख अमवात रूस में है, 3 साढ़े 3 लाख वो अमवात सब यूक्रेन सही, में। इधर का बताया ना, यहाँ का बताया ना। वो तो सब पता ओहो है, भाई, मतलब वो फिर बात लंबी हो जाएगी ना, आप खुद परेशान, मुझे तो बात कोई परेशान। भाई, मुझे आप सवाल पूछोगे तो मेरे ईमान का और ऑनेस्टी का तकाजा ये है कि जवाब दूंगा उतना जी जितना मैं सर। अपनी क्लास में बच्चों को जवाब देता हूँ। तो ओके, यूक्रेन और थैंक यू। रूस की लड़ाई हमारी आंखों के सामने चल रही है, जदीद लड़ाई है और 3 सालों से लड़ ठीक रही है। है, चल रही है। तो ईरान और इसराइल की लड़ाई जदीद जमाने की लड़ाई है और हमारी आंखों के सामने शुरू हुई है। तो जब दो ताकतें आपस में लड़ रही होती हैं, उनके जो पीछे साथी होते हैं वो उनको हथियार पकड़ा रहे होते हैं कि ये लो ये लो ये लो। ठीक हो गया। ठीक हो किसी गया। किसी किसी इसराइल चूंकि पिछले 3 सालों से एक्टिव जंग में है और अमेरिका और बाकी ममालिक उसको दे रहे हैं। ईरान के लिए ये चक्कर 2 दिन पहले शुरू हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि ईरान बेयारो मददगार रहेगा। आज नहीं तो कल खित्ते के अरब मुल्क भी ईरान की सपोर्ट करने के लिए आएंगे। उसकी वजह यह है कि नेतन्याहू का इसराइल मिडल ईस्ट में अमन नहीं चाहता। नहीं, तो इसके अंदर देखो ना, चाइना के साथ भी इसराइल के बिल्कुल सफारती माशी सब ताल्लुकात हैं। रशिया के साथ भी, यानी उन दोनों मुल्कों को तो इसराइल से वो मसला नहीं है ना, जो आपको ईरान को या अरब के कुछ यानी आप मुसलमानों को है। तो इस सूरत हाल में क्या यहाँ तो तवाजुन उस तरह है नहीं रह सकता है ना? अच्छा। चाइना 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 का जो वर्ल्ड ऑर्डर देखें। आखिरी बात इंपॉर्टेंट, दुनिया को एक बड़े जंगल की तरह समझे। दुनिया एक जंगल है और जंगल में छोटे बड़े हर तरह के जानवर जानदार होते हैं। तमाम जानदारों के खाने पीने की आदतें मुख्तलिफ हैं। शेर गोश्त खाते हैं, बकरियां, हिरने, गाय भैंस घास खाते हैं। शेर के लिए जंगल में एक बैलेंस ऑफ लाइफ मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। इतने ये हों, इतने ये हों, ये कुदरत का जो फितरी निज़ाम है। ठीक हो गया। जी। उसी निज़ाम को आपने इंसानों की दुनिया में मुस्तार लिया है और हमेशा से दुनिया में ऐसा रहा है
कि एक हेजमोन यानी एक बालादस्त ताकत रही है। यूनान, फारस, मुसलमान, मंगोल, यूरोप, बरतानिया और अब अमेरिका। ठीक। तो दुनिया शिफ्ट हो रही है, वो वर्ल्ड ऑर्डर टूट रहा है जो अमेरिका ने जंगी अजीम दोम के बाद बनाया था, वो टूट रहा है और नया वर्ल्ड ऑर्डर उभर रहा है जिसने इसके साथ एक बैलेंस ऑफ पावर में जाना है। अभी ठीक है। शिकस्त और रेख का जमाना है, अभी ताकतों के टकराव का जमाना है। इसमें वही आगे बढ़ेगा जो टेक्नोलॉजिकल सुपीरियर होगा सारी दुनिया से। ठीक। अब दुनिया ठीक। टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी में जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, अब जमीनी टेक्नोलॉजी जंग के भी खत्म। मैदान। हाँ। अब ये आखिरी इंसान मर रहे हैं, इसके बाद जम्मू में इंसान नहीं मरेंगे, रोबोट लड़ा करेंगे और टेक्नोलॉजी लड़ा करेगी। तो बल्कि वो आ चुका है जमाना, ये ईरान को जो मार पड़ रही है वो टेक्नोलॉजी में मार पड़ रही है, हाँ जज्बा तो बिल्कुल ईरानियों का ऐसे बड़ा ही। जवान। हाँ। तो आइंदा आइंदा दुनिया टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर्स की है और इन सुपर पावर्स में दो ताकतें सामने हैं, एक चीन और एक अमेरिका। टेक्नोलॉजी में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई जहानत मुस्तकबिल है। और मसनूई जहानत के मैदान में चीन अमेरिका नेक टू नेक हैं, एक दूसरे के बिल्कुल बराबर चल ठीक। रहे हैं। ठीक। इसराइल, चाइना के पास ये सलाहियत इसलिए ज्यादा है कि चाइना दुनिया में जीरो सम गेम नहीं खेलता। जीरो सम गेम का मतलब होता है मेरा फायदा तो तेरा नुकसान, तेरा फायदा तो मेरा नुकसान। यानी अमेरिका की पिछले 80 साल की मंसूबाबंदी ये है कि या मैं जीतूंगा या आप जीतेंगे, और क्योंकि मेरे पास ताकत है इसलिए मैं ही जीतूंगा। चाइना ने इसके बिलअक्स ये डिप्लोमेटिक सलाहियत सहूलत मुतारफ कराई है, विन विन डिप्लोमेसी। हम आपके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करते, आप अमरीयत हो, बादशाह हो, जो कुछ भी। आओ उस मैदान में ताउन करें जिससे आपको भी फायदा हो और हमें भी फायदा हो। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव सम गेम इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो चाइना और चाइना के बनाए हुए वर्ल्ड ऑर्डर का जो नारा है वो है पॉजिटिव सम गेम। तुसी भी खासो, असी भी खासा। अमेरिका के वर्ल्ड ऑर्डर का नारा ये था, आइदर यू आर विद अस आर यू आर विद देम। या आप हमारे दोस्त हैं या आप हमारे दुश्मन हैं। तो ये निजाम खत्म हो रहा है, दूसरा निजाम उभर रहा है। दोनों निजामों में फर्क क्या है? दुनिया की मईशत का 66% चीन की दुनिया में जुड़ा हुआ है। दुनिया की आबादी का 80% चीन की दुनिया से जुड़ा हुआ है। दुनिया की आबादी का 33% मईशत और 20% आबादी वो अमेरिका और यूरोप के बनाए हुए निजाम में इस वक्त रह चुकी है। अफ्रीका के 7 मुल्क दुनिया में 20 मुल्कों में शामिल हैं, तेजी से तरक्की कर रहे हैं। उन 7 मुल्कों का ताउन चाइना के साथ। ये ठीक। इस तरह तो की कभी दुनिया हमारे सामने। नहीं तो आपके ईरान ने भारत की मोहब्बत में मुब्तला होकर कई मौके पर आप और चीन के मुश्तरका मफादात को उसने रोन डाला या उसको नजरअंदाज, ऐसा नहीं हुआ? अच्छा ठीक। ठीक। बहुत शुक्रिया सर। मेरे पास तो मतलब मैंने तो भाई कुछ और सवालात रखे थे, बीच में कई सवालात तो आपकी गुफ्तगू की वजह से पैदा हुए और आपको गुस्सा दिलाने वाले या कोई और थोड़े से ऐसे सवालात भी मैंने रखे थे। अब उसके लिए मैं दोबारा कोई टाइम लूंगा। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई और बहुत कुछ आप हसबे हाँ हसबे मामूल हमने आपसे आज ही बहुत सीखा, और मेरे बिल्कुल कुछ अहमकाना बेवकूफ़ाना जाहिलाना सवालात आपके तबा पे उसको अगर नागवार गुजरे तो मैं आपसे बहुत तहे दिल से माफी चाहता हूँ, सुनने वाले देखने वालों से भी, कि भाई मैं खुद कुछ चीजों को समझने और कुछ जो सोशल मीडिया और इन जगहों पर बहुत आग लगी हुई है हर तरह की तासुबात नफरतें अपने अपनी चीजें पाल के, तो मेरे जहन में वो चीजें भी थी और मैंने उस हिसाब से भी कुछ सवाल करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ऐसे सवालात या बातें थी जो मेरे उसमें से वो रह गई। बस ये जो अच्छा श्रोता साहब, ऐसे दो चार जुमलों में आपको ये बताना चाहिए, जो आपके यहाँ एक तकसीम हो जाती है इस मौके पर फौरन, जो ईरानी निजाम के हामी जो शिया है वो बिल्कुल इसको बस ऐसे भाई फलाना हमारे उसकी फतह है और यूं, और जो उसी में से जो मुखालिफिन है शिया में से वो इसको बोलते हुए देखा आपने विलायत फकीह का नजरिया गढ़कर इमामत से गद्दारी की, तो अब तुम लोग किसी दुनिया में नहीं। इधर से फिर कपरत सुन्नी जो कलअदम तंजीमों के असरात या जरासीम को लिए हुए जो लोग हैं, वो इसके ऊपर फिर वो अपना चुरान लेकर आते हैं और फला, और एक बंदा की तो कब्र भी लोग तलाश कर रहे थे कि वहां पर कुछ करना था। ठीक है ना, खैर मैं तो नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये सोशल मीडिया की बातें भाई मैं नहीं, यानी लोग ये बातें कर रहे हैं। और फिर एक आप जैसे तरक्की पसंद और दानिश्वर स्कॉलर हजरात जिनका झुकाव इस बहैसियत रियासत बहैसियत मुल्क अकीदा मजहब मसलक की बुनियाद पे किसी की तरफ नहीं है, यानी हम खुद जानते हैं ना, उनका यह है कि भाई जालिम और मजलूम की लड़ाई है और अजल से अब तक यही है,
ये रहना है, और उसमें हम जालिम के खिलाफ और मजलूम के साथ है, और उस साथ देने में हम न रंग देखेंगे, न नस्ल देखेंगे, न मजहब देखेंगे, न मसलक देखेंगे, न अकीदा, कुछ भी नहीं देखेंगे। ये मेयार होगा। अच्छा, इस मेयार का जब इतलाक होगा तो इसमें तो इख्तलाफ हो सकता है कि शोएब अस्करी के नजदीक एक रियासत या एक शख्स जालिम है, और मैं अपनी खिड़की या अपने मुतालिया, अपने मुशाहिदा और जिस तनाजुर में देख रहा हूँ, मेरे नजदीक वो जालिम नहीं है, यानी ये तो नहीं है, इख्तलाफ बल्कि हो सकता मजलूम। है। बिल्कुल मजलूम है, मजलूम। ये तो इख्तलाफ हो, लेकिन ये एक उसूली आपका अप्रोच है। तो इस सूरत हाल में जब इस तरह की बहसें शुरू होती है, तो उसमें आप नौजवान तबके को कोई पैगाम देना चाहिए कि उनको क्या फिर करना चाहिए। कि आप बसा औकात इस तरह की बातें भी कर जाते हैं, जैसे लगता है कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं, आपको तो उसकी किसी भी मफाद से कोई वास्ता ही नहीं है, आपकी तो सारी वफादारी, इश्क, जुनून, बस वो सब किसी और के साथ है। यानी मैं एक मखसूस कोर्स को नहीं बना रहा हूँ, तो इसको अब क्या करना चाहिए हमें, या मेरे जैसे लोगों को क्या उसमें मौका रखना चाहिए, किस तरह सोचना चाहिए बाहर जो भी। सबसे पहले तो हमें अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि वो हमारे इल्म में इजाफा करे, ठीक। और वो इल्म जिस इल्म से हमें फ़ायदा हो वो हमें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। ये हम बतौर फ़र्द दुआ करें, पूरी कोशिश करें। ज़राए हमारे सामने दस्तयाब हैं। अब ये शख्स को ये नहीं कह सकता मुझे इसलिए पता नहीं था कि मुझे पता नहीं था, मुझे किसी ने बताया नहीं। आप चाहें और कोशिश करें तो तलाश करो तो मिल ही जाएगी। एक बात। दूसरा ये कि दोस्तों, दुनिया इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन के ज़माने से गुजर रही है। मेरा अब अपने नाजरीन से एक गुजारिश है जो आपके सवाल की। दोस्तों, दुनिया ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, और दुनिया मल्टीपोलैरिटी यानी एक से ज्यादा बड़ी ताकतों के अहद में दाखिल होने जा रही है। जाहिर है, एक कुव्वत ने पिछले 80 सालों में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट से, जिसमें उनकी इंसानी मेहनत भी शामिल है, पैसा भी शामिल है, उससे एक ऐसी दुनिया बनाई थी जिसमें तकोन की चोटी के ऊपर वो बैठे हुए थे और वो दुनिया के फैसले करते थे। वो दुनिया के फैसले अगर इंसाफ की बुनियाद पर और बराबरी की बुनियाद पर और अपने ही बनाए हुए आलमी कानून की बुनियाद पर कर रहे होते तो उन्हें कोई चैलेंज पेश ना आता। दुनिया बहुत आराम से एक ऐसे मरहले में दाखिल हो जाती जिसका नाम उन्हीं की अपनी एक यूनिवर्सिटी के उस्ताद फ्रांसिस फुकुयामा ने एंड ऑफ हिस्ट्री रखा था। किताब देखिएगा। फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं दुनिया ने सरमायादार जमहूरी निज़ाम की कामयाबी के बाद, जो कि सोवियत यूनियन के खिलाफ उनको हासिल हुई है, वो मकाम हासिल कर लिया है जहां इंसानियत अपनी मिराज पे पहुंच चुकी है। लोग अब इल्म, अमल, अमन के जरिए दुनिया पर राज करेंगे। हम एक ऐसी दुनिया बना लेंगे जिसे मिसाली दुनिया कहते हैं। लेकिन हमने देखा कि उन्हीं की एक और यूनिवर्सिटी के एक और प्रोफेसर सैमुअल पी हंटिंगटन ने ये कहा कि नहीं भाई, आपने एक ऐसी तहजीब कायम कर दी है जो इस्तेहसाल पर खड़ी है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि दीगर इंसानी तहजीबें जब तरक्की करते हुए आपके मुकाबले आएंगे तो वो आपसे टकराएंगे नहीं। तो 1991 में तो फोकुयामा साहब के घर में पार्टी चल रही थी क्योंकि उनकी बात सच साबित हुई। 9/11 के बाद फुकुयामा के घर में वो फौतगी हो गई थी, और हम हंटिंगटन भाई के घर में पार्टी शुरू हो गई थी, क्योंकि जो उन्होंने कहा था वो होता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी दुनिया हमारी आंखों के सामने चीन और अमेरिका की बाहमी चपकलश के नतीजे में टूट फूट का शिकार हो रही है। दुनिया में वो लोग आगे आ रहे हैं जो लोग पिछले 100 साल, 200 साल के दौरान महकूम रहे हैं। एशिया और अफ्रीका, यूरोप की कॉलोनियलिज्म का निशाना थे। अब वो जो 200-300 साल से महकूम रहे हैं, वो लिख पढ़ के तालीम के मैदान में आगे आके, टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे आके अमेरिका और वेस्ट को वो चैलेंज कर रहे हैं। तो उस चैलेंज में जब दो सुपर ताकतें या तीन सुपर ताकतें टकराएंगी तो कौन पिसेगा घास फूस। हम जैसे छोटे मुल्क जो ना टेक्नोलॉजी में कहीं आते हैं, ना तालीम में कहीं आते हैं, ना तरक्की में कहीं आते हैं। तो ऐसी हम्म। किसी सूरत हाल में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास एक मजबूत फौज है, हमारे पास एक अच्छा जोग्राफिया है। हम दुनिया की इन तीनों बड़ी ताकतों की जो आपस में टकरा रहे हैं मजबूरी बन चुके हैं। तो अल्लाह इस मजबूरी को बरकरार रखे। अल्लाह इस मुल्क के पाकिस्तान की हिफाजत करे। अल्लाह ताला हमारे मुहाफ़िज़ों को हमारी हिफाजत करने की तौफीक दे, और हमारे रहबरों और रहनुमाओं को हमारी दुरुस्त रहबरी और रहनुमाई करने की तौफीक दे। ये तो उनका काम है। हमारा और आपका क्या काम है? हमारा और आपका काम एक ही है। पढ़ें, पढ़ें, पढ़ें। हमने आज तक दुनिया में यही देखा है, जिस कौम के पास इल्म ज्यादा था, दुनिया की राहबरी और रहनुमाई उसी कौम ने की, और वो इल्म इल्म नाफे है।
इल्म नाफे की तारीफ की है, वो इल्म जो इंसानियत को इस मादी दुनिया में फलाह और भला अता करे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अगर कुछ दोस्तों के सवालात हुए तो उसके साथ मैं आपको दोबारा जहमत दूंगा भाई, ये इस मौजू पे आपसे एक दो नशिस्तें रखनी है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक बहुत है, शुक्रिया। खुदा हाफिज। थैंक यू। ये खुदा हाफिज।